टेस्ट के लिए चलें, पहले बुक दें मुझे कोई। वैसे मैंने घर पे नहीं देखे, सही पूछे तो। खड़े हो जाओ ना चिश्ती, तुम जरा थोड़ी देर खड़े हो जाओ, ठीक है। तुम खड़े हो जाओ, बर्थडे पे खड़े होके आज पढ़ोगे क्लास। और तुम ना जरा ये सैलवी उधर हो जाओ, इसको बिठाओ साथ, तीसरी रो में चले जाओ। मैंने नहीं कहा था कि बैठोगे। और दूसरा किधर है? दूसरा किधर है? आया नहीं अभी? अभी आया दूसरा, भी आया नहीं। चलो भाई पीछे चले जाओ, ये तीसरी रो में, तीसरी रो में। इंसान बनो, तुम लोग क्यों ऐसे बात करते हो? मेरे स्टूडेंट से मैं जैसे बात करूं, चालो ये तमीज़ ही नहीं है बात करने की। आप क्या करें, चलें आप काइंडली पीछे। टू इसलिए 3 इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि 3 एक अच्छा सवाल है जिसमें अनएडजस्टेड बैलेंस से एडजस्टेड बनाना होता है। हो जाएगा जल्दी इंशाल्लाह ये भी। 1 3 5 ये कॉन्सेप्ट आज मिल जाएगा आपको, तो हो सकता है ये मैं भी आपको करवा दूं, तो ताज़ा करने की ज़रूरत शायद ना पड़े। यही क्वेश्चन कर लेंगे हम, एजिंग वाला कॉन्सेप्ट है इसमें। बाकी 3 सवाल जो आपने कर रखे हैं वो 3 दोबारा करने हैं, जो कि दोबारा करने में आपको इंशाल्लाह आधे घंटे से 40 मिनट का टाइम लगेगा। वो कौन कौन से हैं? 8 9 और 10। कितने बच्चों ने 11 कर लिया है? हो गया था, कोई मसला नहीं हुआ। चलें वो डिस्कशन बहरहाल रहती है उसकी, थोड़ा सा मसला अब अभी नहीं डिस्कस करेंगे। मैंने आज एजिंग भी पढ़ानी है और मैंने बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री भी थोड़ा सा और पढ़ाना है टेस्ट में, चूँकि मैंने दोनों ही टेस्ट करने हैं, ठीक है। और ऐसे वापस चलते हैं, ठीक है। चलो यहाँ पे बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री, बैठ जाओ यार, बैठ जाओ। बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री के आपने कौन कौन से क्वेश्चंस करने हैं, इसी वॉल्यूम में है ना? हाँ, बस जो किए हुए हैं उनमें एक 5th ऐड करेंगे आप, आज हो सकता है डिस्कस भी हो जाए, ठीक है। 2 3 4 और 5, ठीक है। 2 3 4 और 5 ये हमारा टॉपिक अभी कंक्लूड नहीं होगा, ये आज कंक्लूड हो जाएगा। इस पे अभी हम थोड़ा सा टाइम लगाएंगे। एक और टाइप का क्वेश्चन इस टॉपिक में से बनता है, अभी मैं उसकी तरफ नहीं गया, अभी सिर्फ इसको पक्का कर रहे हैं जो आजकल ज़्यादा रवाज में है आई कैप के टेस्ट में। वो करने के बाद फिर एक और आसान है, आसान ही, कुछ मुश्किल नहीं है, लेकिन पता होना चाहिए हमें, ठीक है। हर 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 टॉपिक का पता हो कितनी तरह के सवाल आ सकते हैं, बस, ठीक है। तो मसला नहीं होगा इंशाल्लाह। ये 4 सवाल इस टॉपिक के कर लें। एक रूल्स इसी में पेज ही बताते रहे मुझे। 306 एग्जाम्पल 1 से 14 तक 10 मिनट में, 15 मिनट में मैक्सिमम हो जाएंगी, ठीक है। एक तो वो करनी है, प्रैक्टिस क्वेश्चन 1 सिर्फ करना है, और क्वेश्चन बैंक का एक ही क्वेश्चन है वो भी कर लेना आपने। पास पेपर का एक क्वेश्चन है, देखा ही नहीं आपने अभी तक, वो भी देख लीजिएगा, बहुत आसान सा सवाल है, ठीक है। नहीं हुआ था वो सवाल?
एग्जाम्पल 1 to 14, प्रैक्टिस सेट 1, पास पेपर नंबर 1, क्वेश्चन बैंक नंबर 1। ठीक है जी। अच्छा ऐसा करते हैं, सुने, ऐसा करते हैं, आप रिलैक्स हो जाएं, बीआरएस को रिवीजन में नहीं डालते। काफ़ी अच्छी टिका के हमने उसकी तैयारी भी की हुई। कितने बच्चों ने बीआरएस रिवाइज कर ली थी? गुड, यस। इनसे बीआरएस भी मैंने रिवाइज करवा ली और बाकी चीज़ें भी इंशाल्लाह रिवाइज करवा लूँगा। उसके बाद है फिक्स्ड एसेट्स एंड, अच्छा सुने, फिक्स्ड एसेट एंड डेप्रिसिएशन जो है ये IAS 16 जो है स्टैंडर्ड नंबर है, 16 नंबर स्टैंडर्ड है IAS 16, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, ये उसके अंडर आता है। तो कभी ऐसा नाम लिखा हुआ आ जाए तो परेशान ना हो जाना, मैं लिख देता हूँ आज आपको। बेसिकली वो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट नाम है इस स्टैंडर्ड का, नंबर है इसका 16। इंशाल्लाह नंबर 2 वाला एक स्टैंडर्ड भी पढ़ेंगे हम, जैसे कि आप पेपर्स दे के आएंगे इन्वेंट्रीज का, बहुत अच्छा स्टैंडर्ड है वो भी। ये वो टॉपिक है जिसको आप कहा करते हैं फिक्स एसेट एंड डेप्रिसिएशन। ठीक है ना? ओके, इसमें कौन कौन से क्वेश्चंस हैं, ये सबसे लेंथी है, मैं इसी को कम कर देता हूँ थोड़ा सा आपके लिए, ताकि आप कल किस वक्त है पेपर? हाँ, तो बस अभी जाते साथ ये रिवीजन शुरू कर देंगे। अच्छा, तो दूसरा वॉल्यूम दे दें, किसी के पास है दूसरा वॉल्यूम? किसी के पास है दूसरा वॉल्यूम? फिक्स एसिड क्वेश्चंस देखो जल्दी 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 जल्दी, मतलब जो ये मैं करवा रहा था इसके अलावा वाला वॉल्यूम। हुए इतना कुछ रहता है हमारा, करेक्शन ऑफ एरर रहता है, इन्वेंट्रीज, कुछ नहीं रहता। हाँ जी, हाँ, तो वो ना दे दूं आपको तैयारी में? अच्छा ठीक है। पास पेपर में से ही कुछ क्वेश्चन आपको देता हूँ, थोड़े से बिल्कुल होंगे, ज़्यादा नहीं होंगे, 2 3 4 बस, ज़्यादा नहीं, इतना काम हो जो आप कर लें। देखें प्लीज़, ये चल रहा है रनिंग में टॉपिक, ये आपको मैक्सिमम, ये सारे सवाल मैक्सिमम भी ये 2 घंटे के सवाल हैं, ये मैक्सिमम कह रहा हूँ, ठीक है? इससे ज़्यादा हो नहीं सकता, वरना मोबाइल चल रहा होगा साथ साथ, तो मोबाइल को बंद करके साइड पे रखें। ये मैक्सिमम 2 घंटे में, ये मैक्सिमम 1 से 1.5 घंटे में, ये मैक्सिमम 1 घंटे में, ये मैक्सिमम इतना ही काम होगा कि ये 1 से 1.5 घंटे में कर लो, इतना काम ही करवाऊंगा आपको। आपको आता सब कुछ है, बेसिकली बस एक कॉन्फिडेंस देना होता है आपको, आपको तसल्ली हो जाए कि हाँ ठीक है हमें चीज़ें याद हैं। हाँ, जब आप घर जाओगे तो रिवीजन प्लान कम्प्रिहेंसिव होगा, उसमें क्वेश्चन ज़्यादा होंगे, मोस्टली वही क्वेश्चंस होते हैं हमारे पास जो हमने किए होते हैं, उसी को रिवीजन प्लान में भी रखा जाता है, लेकिन एक तरतीब बना दी जाती है ताकि आपके पास प्लान हो, आप वो क्वेश्चंस कर लो, आपको ये तसल्ली हो कि हाँ उस्ताद ने कहा है ये सवाल कर लो, काफ़ी हैं। ठीक है, तो वो एंड पे दिया जाएगा, ये सिर्फ और सिर्फ मैं असेसमेंट के लिए कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको। ठीक है, पास पेपर केड़े सफ़े तो शुरू हो रहे हैं, या अल्लाह मुझे मिल जाए पास पेपर्स, मिल गए। अच्छा, जो पास पेपर बुक में ना 24 होगा, टाइम लाइफ एंटरप्राइजेस, वो आपने नहीं करना, ये इस बुक वाला वो ओरिजिनल सवाल है। आई कैप ने भी उसमें से आखिरी एडजस्टमेंट को, एक एडजस्टमेंट को उड़ा दिया है अपनी किताब के अंदर, वो सही नहीं था सोल्यूशन, पुराना सवाल है दरअसल, ये 2009 का सवाल, पहले आई कैप और तरह से काम करता था, तो उस तरह से सोल्यूशन भी बना हुआ था, लेकिन फिर वो चेंज कर लिया आई कैप ने भी पैटर्न, तो अब सवाल में से ही उसने ये चीज़ उड़ा दी है जो अपना क्वेश्चन बैंक दिया है। इसलिए जो क्वेश्चन आपको टाइम लाइफ वाला टेस्ट में मिला था, जो भी डिस्कस होना रहता है, वो क्या है कि वो किसी दिन जब वो बच्ची खुची चीज़ें कर रहे होंगे तो वो मैं टेस्ट दोबारा कॉपी करवाऊंगा, आपके सामने वो क्वेश्चन रखूंगा, उसको हम दोबारा से वो देख लेंगे क्विकली, एक तो उसकी रिवीजन भी हो जाएगी। 2 सवाल उसमें थे, ठीक है ना, उसमें एक टाइम लाइफ वाला भी था, टेस्ट में दिया हुआ है आई थिंक, टाइम लाइफ ऐसे ही है, दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ? अच्छा चलें, ओके अब दे देंगे। नवीद एंटरप्राइजेस किया आपने, तो बोलो। ओवर कॉन्फिडेंट एंटरप्राइजेस किया था आपने, वो नवीद एंटरप्राइजेस था, पास पेपर 23। ठीक है जी, और उसके बाद ये सवाल दोबारा करना होगा। उसके बाद आपके पास मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कुछ दिए थे, आपके पास वो क्वेश्चंस भी होंगे, तो इस तरह कर लेते हैं। एक है MJ एंटरप्राइजेस, याद है? एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो दिए थे, करवाए भी थे, ठीक है।
एक था उसमें असफार एंड कंपनी, रिवर्स वर्किंग वाला, असफार एंड कंपनी, ठीक है जी। और एक है ये नवीद एंटरप्राइजेज, ये आपके टेस्ट में और नाम था इसलिए मैं बुक में मौजूद है, नवीद एंटरप्राइजेज, पास पेपर नंबर 23, ये आप कर लेंगे, ठीक है। ये कितने हो गए, 1 2 3। ओके, अब मुझे ज़रा और एक बार एक नज़र दौड़ा लेने दें। ये 1, ये 2, ये 3, ये रेड कलर से मैं नंबरिंग कर देता हूँ बाद में, ताकि आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस गिन सकें और उसको प्लान कर सकें आज, ठीक है। ओके, उसके बाद आपने रेक्टिफिकेशन के लिए पास पेपर नंबर 17 कर रखा है, बोलो, नहीं किया हुआ? अच्छा, किया हुआ है। पास पेपर 17 का नाम है स्टार ट्रेडर्स, ठीक है जी। बस काफ़ी ऐसे लिख दूँ तो पास पेपर 23, पास पेपर 17। लेकिन मैं ये चाहूँगा कि आप वो जो क्लास असाइनमेंट्स में आपको 2 छोटी छोटी एग्जांपल्स दी थी मैंने रेक्टिफिकेशन की, कभी आप वो भी कर लें तो क्या ही बात हो जाए। क्या आप कर सकेंगे कि नहीं करेंगे? नंबर ऑफ क्वेश्चंस में देखता हूँ, उसके बाद फिर डिसाइड करते हैं वो एग्जांपल्स करें या ना करें, ठीक है। वैसे फिक्स्ड एसेट्स में उम्मीद है मार तो नहीं पड़ेगी, वैसे सवाल मैंने कोशिश करके अपनी तरफ से सवाल में सब कुछ ही डालने की कोशिश की है, जो कुछ हमने फिक्स एसेट में पढ़ा हुआ है, कोशिश की है कि वो सब कुछ ही आपको वहाँ पे मिले। जो कमी बेशी होगी इंशाल्लाह वो मैं आज बैठ के दोबारा उस सवाल को देखूंगा, मैं उसको भरपूर कर दूंगा सवाल को, ठीक है। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक सवाल तो ये हो गया ना, 11 12 13, और इसको एक सवाल कह लें 14, फिर 15 16 17 18, बस ये क्वेश्चंस हैं आपके, काफ़ी हैं ये। इंशाल्लाह आप BRS को छोड़ दें, आप कहोगे बेसिक्स, भाई बेसिक्स जो है वो तो हर टॉपिक में चल रहा है, डेबिट क्रेडिट। बाकी जो बेसिक सही से टेस्ट होना है, जिसमें अकाउंटिंग इक्वेशन का सवाल आ सकता है, ठीक है, अब वो करेंगे एंड पे ही जाके, जब अकाउंटिंग इक्वेशन इस काबिल हो जाएगी कि हर टॉपिक की एडजस्टमेंट उसमें आ सके, जैसी पेपर में आती है। बेसिक वाली क्या टेस्ट करनी है आपसे, ऐसे ही इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट बेसिक वाली क्या टेस्ट करनी है आपसे, अब तो फाइनल अकाउंट जब पढ़ेंगे तो वो टेस्ट होगा, ठीक है ना। इसलिए बेसिक्स तो चल रहा है, हो गया BRS, तो BRS को फिलहाल साइड पे रख लेते हैं, अब वो प्रेप लीव में रिवाइज कर लेना। ये टॉपिक्स चूँकि रनिंग में हैं, ये अच्छे तरीके से तैयार हो जाएंगे। जो पढ़ाया है बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री में वो टेस्ट होगा। बैड डाउटफुल डेट आज मैंने ख़त्म कर देना है, इसमें कुछ भी नहीं रहेगा इंशाल्लाह, ठीक है। तो अच्छे सवाल मिलेंगे आपको इन दोनों टॉपिक्स में से, और एक कंप्लीट एक अच्छा भरपूर सवाल मिलेगा आपको IAS 16 में से, और थोड़ा सा जो है वो बरकत के लिए थोड़ा सा हस्बे ज़ायका एक्रूअल प्री पेमेंट्स भी बीच में छठा लगा हुआ होगा, ठीक है। तो ये 4 ही क्वेश्चंस होंगे इंशाल्लाह आपके पेपर में, इतना भी बता रहा हूँ। सीरियसली लेना है इसको और पास होके दिखाना है मुझे, ठीक है। ओके, अब आ जाते हैं हम, हाँ MCQs तो हम साथ साथ तैयार कर रहे होते हैं। तो जो MCQs मैंने आपको वैसे टेस्ट किए थे, जहाँ ज़्यादा ज़रूरत होती है मैं MCQs खुद आपको टेस्ट करवाता हूँ, फिर भी मैं बैठ के एंड पे जब अब थोड़ा सा चीज़ें जो हैं वो सेटल डाउन होंगी, 1 2 ये FAR 1 की ज़रा, तो एंड पे जाके मैं बैठूंगा, फिर सारे MCQs को मैं आपके लिए गो थ्रू करूँगा। जो किसी काम का होगा या रिपीटिशन नहीं होगी वो मैं आपको डिस्कस करूँगा आपके साथ। आपने खुद से कोई सारे MCQs नहीं पढ़ने, ज़रूरत, हाँ 10 से 12 नंबर के MCQs आते हैं जो सारे इसी में से ही होते हैं जो हमने पढ़ा हुआ होता है। तो एंड पे जाके जब सब पढ़ लेंगे तो फिर मैं कोशिश करूँगा कि मैं कोई जो है वो काम के MCQs सारे आपको डिस्कस, अव्वल तो हो चुके होंगे जो टेस्ट्स के अंदर कभी ना कभी आ जाते हैं, जैसे BRS का टॉपिक गुजरा था, ठीक है। ऐसे ही कुछ हम MCQs मज़ीद कर भी लेंगे डिस्कस, साथ साथ भी कोशिश करूँगा मैं कुछ कुछ आने लग जाएँ। तो इस टेस्ट में भी इंशाल्लाह उम्मीद रखें 1 2 MCQs आ जाएंगे इन 4 में से किसी भी टॉपिक में से, ठीक है। मे भी वो जो हस्बे ज़ायका एक्रूअल प्री पेमेंट हो वो सवाल की बजाय MCQ हो, ठीक है। मे भी 2 MCQs हो, मे बी 2 MCQs प्लस एक छोटा सा क्वेश्चन हो, तो बहुत सारे मे बीज़ हैं। मे बी मैं टेस्ट ही 50 से बजाय 60 का कर दूं, तो ये भी हो सकता है। अगर मुझे अच्छा सवाल ना लग रहा हो कोई इनमें से, मैं कहूँ बच्चे को मज़े का टेस्ट नहीं कर सकता, तो ये टॉपिक्स तो अच्छे से टेस्ट करना ही है, तो नंबर ध्यान से देख लेना, 50 की बजाय 60 होंगे तो फिर टाइम भी ज़्यादा होगा, ठीक है ना, ठीक है।
बता रहा हूं हो सकता है, ये सब कुछ हो सकता है। ओके, नहीं हो सकता है, होगा तो नहीं कहा मैंने। अच्छा, ओके जी। चलें, बात थोड़ी सी ज़बानी पहले करते हैं। मिसाल लेने लगा हूँ जी, आज एक छोटा सा कॉन्सेप्ट नया जब हम पढ़ने लगे हैं तो उसके लिए एक मिसाल वाला सवाल है। आपको पता है मिसाल वाले सवाल से ही काम शुरू हुआ करता है, ठीक है। ये आखिरी कॉन्सेप्ट है मेरा आपकी तरफ, आपका मेरी तरफ पेंडिंग, ठीक है जी। वो आखिरी कॉन्सेप्ट है एजिंग की बेस पे प्रोविजन क्रिएट करना। वो एजिंग कैसे है पहले उस तक पहुँच तो लें, ठीक है। तो मैं डाटा कुछ अज्यूम करने लगा हूँ, मैंने अज्यूम करना है सारा डाटा, ठीक है जी। जो आप कहेंगे बस वही लिख दूंगा। डेटर्स का अकाउंट बनाना है, हम अज्यूम करते हैं कोई एक साल है हमारा, ठीक है। उसके स्टार्ट में ओपनिंग बैलेंस है लेट्स से 1000 रुपये। दौरान साल हमने क्रेडिट सेल्स की, मिसाल के तौर पे कोई 12,000 रुपये। दौरान साल हमें कुछ कैश रिसीव हो गया 5,000 रुपये, ठीक है। इतने ज़्यादा यार, 15,000 कर लेता बहरहाल, कुछ तो यार डेटर्स कम करो, तुमने पैसे नहीं रिसीव किए बदतमीज आदमी, ठीक है। 8,000 रुपये, तो क्लोजिंग डेटर्स कितने आ गए? 3,000 नहीं सॉरी 4,000, 5,000 आ गए। अच्छा ये सुने, अब ये है डेटर्स का अकाउंट, ये उसका आ गया हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है जी। अब हमने प्रोविजन का अकाउंट बनाना है, ठीक है। और ये सारा डाटा अज्यूम्ड है बेटा, ओके। प्रोविजन के अकाउंट में आप कहेंगे जी इस कोने से शुरू कर दिया है, हमें आधा तो बोर्ड नज़र नहीं आता, आधी क्लास को, स्मार्ट सा हूँ हालांकि मैं, लेकिन ये मेन काम नहीं है। मेन काम इंशाल्लाह अभी यहाँ पे होगा, ठीक है। प्रोविजन भी ओपनिंग अज्यूम कर लेते हैं, प्रोविजन थी ओपनिंग 100 रुपये, ठीक है जी। और क्लोजिंग प्रोविजन हमने कैलकुलेट करनी है। अब क्लोजिंग प्रोविजन हमने परसेंटेज के हिसाब से निकालनी सीखी हुई है। मैंने आपको प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कैलकुलेट करना सिखाई हुई है परसेंटेज बेसिस पर, ठीक है जी। और वो परसेंटेज बेसिस पर जो हम, बल्कि यूं कह लें स्पेसिफिक प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, स्पेसिफिक एंड जनरल वाला कॉन्सेप्ट था हमारे पास, कि हम क्लोजिंग डेटर में स्पेसिफिक और जनरल की बेस पे, सिर्फ जनरल भी होते थे, ठीक है, स्पेसिफिक प्लस जनरल भी होते थे। और आपने खुद देखा है आई कैप के तकरीबन सारे ही सवाल हमने कर लिए रिसेंट, आई कैप इसी तरफ चल रहा है, यही टेस्ट कर रहा है जो आपके सामने रिसेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। लेकिन सिलेबस में चूंकि डिस्काउंट अलाउड की प्रोविजन भी मौजूद है तो कल हमने वो भी डिस्कस कर लिया, इसीलिए पास पेपर 1 होमवर्क में रखा है ताकि वो रिवाइज हो जाए। घर जाके किया था दोबारा सवाल, हाथ खड़ा करें, घर जाके किया था, ओके। कुछ बच्चों ने ना पढ़ना छोड़ दिया है लगता है मुझे, चलें अल्लाह तौफीक ने। स्पेसिफिक एंड जनरल, ठीक है। दूसरा क्या मेथड है? दूसरा मेथड है जी एजिंग। एजिंग उम्र, एज होती है ना उम्र, ठीक है जी। उम्र की बेस पर क्या मतलब? उम्र की बेस पर मतलब जितना जितना पुराना हमारा डेट होता जाएगा हमें उससे बैड होने का शक बढ़ता जाएगा। हमें शक, जितना पुराना, जितना आदमी जो है वो पैसे जो है वो लटका के देगा, जितने पैसे नहीं दे रहा होगा, हम जा रहे हैं फ़ोन कर रहे हैं पैसे नहीं मिल रहे, तो दिल में ख्याल आने लग जाता है कि लो जी है पैसे थे लगता है गए। तो शक बढ़ता जाता है जैसे जैसे डेट की एज बढ़ती जाती है, ठीक है। अब इसके लिए आपको सवाल खुद से एज बताएगा डेटर्स की। कैसे? जैसे यहाँ पर हमारे पास क्लोजिंग डेटर्स हैं कितने, ज़रा बताइएगा। क्लोजिंग डेटर्स कितने कितने 5,000। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं जी 5,000 ये टोटल हैं, 5,000 ये टोटल, वैसे टोटल कॉलम एंड पे होता है, ठीक है ना। बहरहाल 5,000 टोटल हैं, बाद में मैं एंड पे ले जाता हूँ, ठीक है, ओके। इसमें से 0 to 30 डेज या 1 मंथ, ऐसे कोई भी बाइफिकेशन, कोई भी जो है वो
बैंड बना के दे सकते हैं आप, 1 to, वो सवाल बना के दे सकते हैं आप 0 to 3 months कर ले, 3 to 3, फिर उसके 4 से 6 months कर ले, वो 0 से 1 month कर ले, 1 से 2 कर ले, मंथ वाइज दे दे, डेज में बता दे, ठीक है। एज बताई होगी, ठीक है, कि जी इस 5000 में से तकरीबन 3000 वो हैं जो पिछले एक महीने के अंदर हमने सेल्स की थी, उनसे पैसे नहीं आए, ठीक है जी। 30 से 60, 31 से 60 एक ही बात है, ठीक है ना। अब ये ना कहना वो 30 वाला इधर या उधर, ये लो आपका भी कोई पता नहीं है। 31 से 60 डेज, जो एक महीने से 2 महीने के दरमियान, यानी कि एक महीने से पुरानी बात है, लेकिन 2 महीने के अंदर अंदर जो हैं पुराने, वो हैं तकरीबन 1000, ठीक है जी। और फैज़ान 61 डेज से लेकर 90 डेज तक ये हैं तकरीबन 700, ठीक है जी। और फिर इसके बाद नॉर्मली सवाल क्या दिया करता है, मोर देन 3 months, ठीक है, 3 महीने से ज़्यादा, मोर देन 90 डेज, ठीक है जी। और वो कितने हैं, कितने बचे, 300, बस इस तरह से ब्रेकअप दिया होता है। और ये टोटल का कॉलम ना नॉर्मली ये एंड पे होता है, ठीक है हम एंड पे बनाया करेंगे। अब ये है हमारे पास डेटर्स की एज। अब सवाल ही आपको प्रोविजन की परसेंटेज बताएगा, जो कि नॉर्मली जैसे जैसे डेट पुराना होता है वैसे वैसे प्रोविजन यानी शक भी बढ़ता जा रहा होता है। तो सवाल ही आपको बताएगा, ये भी सवाल करेंगे हम, सवाल आपको बताएगा जी प्रोविजन की परसेंटेज क्या है। सवाल कहेगा जी, टोटल पे तो नहीं लगाएंगे ना हम, ठीक है, सवाल कहेगा ये जो अभी अभी बेची हैं रिसेंट सेल्स, इन पे हमें कोई शक नहीं है, हो सकता है कोई 1-आधा% लगा भी दे, ये सिर्फ सारा अज्यूम्ड डाटा। सवाल भी देखते हैं, दिया होता है सब कुछ, ठीक है। फिर सवाल ने कहा कि जी ये सर एक और काम भी कर लेते हैं ताकि एक बात और भी समझ लेंगे। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स की परसेंटेज, प्रोविजन की परसेंटेज, ठीक है। यहाँ पे मैंने कहा मत लगाइएगा जी, ये मैंने कहा था कोई नहीं शक हमें, जो 1 महीना पुराने हो गए हैं जी हमें उन पे शक है, 2% लोग पैसे नहीं देंगे। और जी जो उससे जो पुराने हैं जी तकरीबन 5% शक है उन पे कि वो पैसे नहीं देंगे। और जो उससे भी पुराने हैं अभी 10% शक है कि वो पैसे नहीं देंगे, ठीक है। इनमें से कुछ बैड भी हो सकते हैं, कुछ एडजस्टमेंट्स भी आ सकती हैं, लेकिन फ़िलहाल तो मैंने आपको ऐसी कोई बात नहीं बताई, वो बाद में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक। ऐसा करता हूँ, इस टोटल को इधर ही ले आता हूँ ताकि सही से आपको पता चल जाए। फिलहाल टोटल लिखते ही नहीं है, एंड में लिख लेंगे, ठीक है। ओके, अब 3000 के डेटर्स थे, कोई एडजस्टमेंट फिलहाल मैंने आपसे डिस्कस नहीं की कि हो सकती है। 3000, 1000, 700, 300, अब प्रोविजन की परसेंटेज लग जाएगी। तो प्रोविजन पे जब परसेंटेज लगाएंगे तो प्रोविजन हमारे इन रुपीस आ जाएगी, प्रोविजन फॉर, जिसको हम प्रोविजन के अकाउंट का क्लोजिंग बनाएंगे, ठीक है ना। तो बताएं जी, 0 बताएं जी, बताएं। अब टोटल का कॉलम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, ठीक है जी। टोटल डेटर्स कितने थे, 5000, जिनका ब्रेकअप ये गिवन है, कोई एडजस्टमेंट नहीं करनी पड़ी, तो ये 5000 पर ही पड़े हैं, ठीक है। प्रोविजन यहाँ पे नहीं लगा देनी। अब साथ ही आप बता दोगे इन डेटर्स के ऊपर प्रोविजन लगी अलग अलग, और टोटल प्रोविजन का बैलेंस कितना बना है, कितना, 85 बना है। इसको ज़रा ना 3% कर दो और इसको 6% कर दो, थोड़ा सा वो नॉर्मली रहे ताकि जी। ये 30 हो गया, और ये बता दो, सही से बताना है, 42। ज़रा मैंने वो 100 से ऊपर किया, ठीक है ना, ताकि वो ज़रा नॉर्मल रहे। वैसे आपको पता ही है प्रोविजन रिवर्स भी होती है, लेकिन पहली बार एक चीज़ सामने हो ना, कोई चीज़, तो फिर नॉर्मल ज़्यादा बेहतर जी। 102। अब ये क्या है, प्रोविजन का क्लोजिंग बैलेंस है। प्रोविजन का इस क्लोजिंग को हमने उठा के यहाँ पर रखा, हमने ये एक वर्किंग परफॉर्म की होगी, वर्किंग
नंबर लेट से 1 है हमारी, ठीक है, और यहाँ पे हमने 102 लिखा। कोई बैड डेट तो थे नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस में 2 रुपये, यानी कि हमारे शक में मज़ीद 2 रुपये का इजाफा हो गया, ठीक है। तो कोई मुश्किल काम तो नहीं था ये, वही प्रोविजन निकाली है, सवाल तोड़ के दे देगा डाटा। अब हो सकता है ये चीज़ नहीं है, टेस्ट में आई पड़ी हो, ठीक है, तो ध्यान से समझ रहे होंगे ना, ठीक है। कोई ऐसा हो सकता है क्योंकि पुरानी चीज़ें, उन सवालों में तो आप मास्टर्स इन बैड डाउटफुल डेट हो गए हैं ना, तो यहाँ पे आप अभी ज़रा बिगिनर्स हैं। थोड़ी सी बात इसमें ज़रा टेस्ट करने का ज़्यादा मज़ा आता है, आपकी एनालिटिकल स्किल्स और आपकी जो अंदर जो दिमाग के अंदर चलने की सलाहियत, वो ज़्यादा बेहतर निखर के आती है जो चीज़ ज़रा आपके साथ कम डिस्कस हुई है उसमें टेस्ट किया जाए तो, ठीक है ना। क्या ख्याल है, पास तो हो जाएंगे ना? पास होना आपको आता है इंशाल्लाह, जैसा भी टेस्ट हो, ठीक है। अच्छा वैसे ही कह रहा हूँ, हो सकता है ऐसा ना भी हो सकता है 2 सवाल आ जाएं बैड डाउटफुल डेट के, हो सकता है एक भी ना आए, ठीक है। कीप ऑन गैसिंग, लेकिन ये सवाल लाजमी कर लेना जो बताए हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब प्रोविजन कैलकुलेट करनी थी, एक मेथड ये था पहले, ये भाई एक ही मेथड लग सकता है, ठीक है ना। या तो वो 5,000 के कुछ परसेंट, लेट से वो कहते जी 2% हमारी जो है वो शक होता है हमें, 5,000 का 2% हम क्लोजिंग बना लिया करते थे। या वो कहता था नहीं जी 5,000 में ए बी सी और अदर्स पड़े हैं, तो ए पे इतना शक है, बी पे इतना शक है, सी पे इतना शक है और अदर्स पे इतना शक है, तो वो स्पेसिफिक जनरल प्रोविजन हमें निकालनी आती है, ठीक है। एक तरीका ये भी है कि हम स्पेसिफिक डेट्स की बजाय, स्पेसिफिक डेट्स इसको कहते हैं, स्पेसिफिक डेट्स, स्पेसिफिक बैलेंसेस के 1 2 3 पे ये शक है, बाकी जनरली भी ये शक है, बैलेंसेस पे हमने परसेंटेज लगाई। एक तरीका होता है एज की बेस पर प्रोविजन को कैलकुलेट करना, तो ये भी एक मेथड है, ठीक हो गया, यहां तक कोई मसला। अब अगली बात, हो सकता है सवाल ने हमें ये बैलेंस दे दिया, लेकिन साथ ही सवाल ने कुछ इन्फॉर्मेशन दी, अदर इन्फॉर्मेशन सवाल में गिवन थी, और उस अदर इन्फॉर्मेशन में लिखा हुआ है नंबर 1, a debt of ₹100 included in more than 90 वाला, ठीक है। इंक्लूडेड इन, सवाल में जैसे लिखा होगा वो पढ़ लेंगे, इंक्लूडेड इन मोर देन 90 days is to be written off। चलो जी, ठीक है। एक और एडजस्टमेंट लिखी हुई है उसने, कॉन्ट्रा एंट्री ऑफ आ डेट अमाउंटिंग, चलो अमाउंट लिख लेते हैं, जो एक ही अमाउंट लिख देता हूं, अमाउंटिंग टू ₹250 विच इज इंक्लूडेड, कौन से वाले में रखना है, विच इज इंक्लूडेड इन, कौन से वाले बैलेंस में रखोगे, पहले में, दूसरे में, तीसरे में, दूसरे में, इंक्लूडेड इन 31 to 60 डेज वाला बैलेंस, ठीक है। अब सवाल में लिखी हुई अंग्रेजी, अब मेरी अंग्रेजी को माफ कर दो, बात समझ आ रही है ना, ठीक है, कि उसने कुछ एडजस्टमेंट्स दे दी। अब जैसे ही एडजस्टमेंट्स आई तो इसका मतलब ये बैलेंस तो क्या हो गया, अनएडजस्टेड। तो फिर सबसे पहले इसको क्या करना पड़ेगा, हमें एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अब तवज्जो सबकी प्लीज, मुझे एडजस्ट करना आता है, इस अकाउंट को कई बार कर चुके हैं हम एडजस्ट, तो हम एडजस्टेड डेटर्स अकाउंट बनाएंगे और हम इस बैलेंस को कहेंगे अनएडजस्टेड कैरी डाउन, कितना जी, 5,000, ठीक है। नज़र आ रहा है तुम्हें, तीसरी रो से हैं, अच्छा चुप बैठोगे तुमने कहा था मैं बोलूंगा नहीं, है वो बात पूरी, और यार जवाब तो दे दिया कर, सवाल तो पूछोगे ना, चुप फजूल बात नहीं करनी। अच्छा सवाल पूछते रहना, बाकी बेशक चुप रहो, बहुत अच्छा लगा यार, मतलब बहुत सुकून है हमारी क्लास में, लेकिन सवाल पूछते रहना। ओके, अनएडजस्टेड कैरी डाउन में एडजस्टमेंट्स करो। पहली एडजस्टमेंट, बैड डेट एक्सपेंस डेबिट डेटर
बैड डेट रिटर्न ऑफ जी, बैड डेट रिटर्न ऑफ की एंट्री है, कितने से करनी है? 100 रुपए से। बैड डेट रिटर्न ऑफ डेबिट, डेटर क्रेडिट, ठीक हो गया जी, डेबिटर, डन, सही हो गया। ओके, नेक्स्ट कहता है एक कॉन्ट्रा एंट्री करनी है। कॉन्ट्रा एंट्री करो जी। कॉन्ट्रा एंट्री क्या होती है, कैसे करते हैं? कभी बदल तो सकती नहीं है, दो डेटर और क्रेडिटर इन्वॉल्व हैं, दोनों को कम करना है और दो फिगर्स गिवन हो तो लोअर से, एक ही हो तो उसी से, तो एंट्री हमेशा ही यही हुआ करेगी, क्रेडिटर डेबिट, डेटर क्रेडिट, एक ही अमाउंट है, कितनी? 250। तो क्रेडिटर डेबिट हुआ होगा और डेटर क्रेडिट कि क्या है जी, ये कॉन्ट्रा एंट्री की हमने, कितना जी? और अब हमारे पास एडजस्टेड कैरी डाउन आ गया, कितना? 4650, ठीक है जी। अब जरा ध्यान से मेरी बात सुने, ये दो एडजस्टमेंट्स जैसे ही मैंने की, ये क्लोजिंग एडजस्ट हो गया ना, बोलो, तो बस ठीक है, प्रोविजन तो फिर पहले ही निकली हुई है। क्या यहाँ कोई एक्सेल की शीट है कि लिंक लगे हुए हैं? ठीक है, कि यहाँ पे आपने एंट्री की नहीं और वहाँ पे एडजस्टमेंट हुई नहीं, ये उर्दू बोलने का तरीका है, मैं सही बोलता हूँ ज़रा, वैसे थोड़ी सी अदबी उर्दू आ गई थी, कि यहाँ पे एंट्री आपने जैसे ही की वहाँ पर फौरन अपडेट हो गया, ऐसे थोड़ा ही होता है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर एजिंग वाली प्रोविजन बनानी होगी और डेटर में कोई एडजस्टमेंट आ गई तो फिर उस एडजस्टमेंट को वहां पे भी अपडेट करके उस बैलेंस को सही करना पड़ेगा। खुद ही देख लो, ये क्लोजिंग डेटर्स अगर अनएडजस्टेड हैं, ये अगर अनएडजस्टेड है 5000, तो फिर ये एडजस्टेड भी 5000 ही नहीं पड़े हुए। ये देखो, ये देखो, मतलब एडजस्टमेंट करना पड़ेगी तब सही होंगे। अब एंट्री बोलने की जरूरत नहीं है, एंट्रीज आपने यहां बोल ली हैं, ठीक है। अब आपने सिर्फ प्रोविजन निकालनी थी ना, तो वो इंपैक्ट जो यहाँ पे क्रेडिट मतलब कम किया उधर कम कर लो, डेबिट बढ़ाया तो बढ़ा लो, डबल एंट्री बोलने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उस बैलेंस को सही कर रहे हैं ताकि प्रोविजन की फिगर सही निकल सके। तो 100 रुपए से हमने डेटर्स को क्या किया है, क्रेडिट यानी कम। कौन से वाले डेटर्स को कम किया है? इनको यहां पे लिखा हमने -100, ठीक है जी। यहाँ पे हमने जगह जरा कम हो गई है, माजरत, ठीक है जी। यहाँ पे हमने लिखा, ये नोट करने की जरूरत नहीं है, जैसा सवाल ही अभी कर रहे हैं, अभी करेंगे, ठीक है। बैड डेट्स रिटर्न ऑफ, माइनस हो गया, अब ये सही नहीं रहा, ठीक है ना, ये सही कर लेंगे। अब अगली एंट्री, अब देखो मैंने डबल एंट्री नहीं बोली, बैड डेट डेबिट डेटर क्रेडिट नहीं भाई, वो एंट्री कर चुके हैं हम, अब बस उस क्लोजिंग को जो ब्रेकअप दिया उस ब्रेकअप को भी सही कर रहे हैं, ठीक है, ताकि प्रोविजन की फिगर सही निकल आए। ओके, ऐसे ही 250 से डेटर्स को क्या करना है, क्रेडिट कर दिया है, क्रेडिट। अब वो क्रेडिट मतलब कम कर दिए, कौन से वाले हैं, बोलो बोलो, ये वाले। यहाँ पे हमने लिखा 250, यहाँ पे हमने कह दिया जी ये ना वो कॉन्ट्रा एंट्री पड़ी है, ठीक है, कॉन्ट्रा एंट्री, समझो बात को। अब जरा इसको एडजस्ट कर दो। सैलरी तुम्हें समझ नहीं आ रही? अच्छा, फिर जरा बात पूरी होने दो, अगर सवाल समझ आ रही है तो बात पूरी होने दो जी। 750 हो गया, ये 200 हो गया, और ये टोटल कितना बन गया, 40 है, 4650। तो यही तो हमारे एडजस्टेड डेटर्स हैं। अब बिल्कुल सही हो गया। अब प्रोविजन लगाएंगे इस बैलेंस पे, तो प्रोविजन बताओ जी, 20.5, ये 42 ही है और ये 20, ठीक है जी। तो ये प्रोविजन का टोटल कितना हो गया, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ओपनिंग 100 था, क्लोजिंग कितना आपने बताया, 84.5 आ गया। चलो कोई नहीं, खैर 84.5 आ गया, तो प्रॉफिट एंड लॉस कभी कभी इधर भी आ जाया करता था, ठीक है। अगर ना पसंद आए ये बात तो कोई बैलेंस की कोई भी प्रोविजन की परसेंटेज बढ़ा लें, इंशाल्लाह सब सेट हो जाएगा, ये बैलेंस भी बढ़ जाएगा और वो वापस चला जाएगा नॉर्मल साइड पे। लेकिन मसला को नहीं, हमें पता है 15.5, ठीक है जी। ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया, तो फिर क्वेश्चन ओपन करें भाई, दरवाज़ा भी ओपन कर दें। अमजद नहीं बैठे हुए आज? हाँ करेंगे, बिल्कुल करेंगे, सॉरी बैड डेट्स को, सॉरी, वो तो हो गया बैलेंस इंशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर हो गया। ये प्रोविजन में ट्रांसफ़र कर दो, अलग अलग नहीं लेके जाने,
तो जब ये 100 हुआ तो बेहतरीन हो गया जी, अपना काम हो गया। बैड डेट्स रिटर्न ऑफ। प्रॉफिट एंड लॉस में बैलेंसिंग फिगर 80, ठीक है। अब इसको नोट नहीं करना, बस बुक्स ओपन करें, उसमें क्वेश्चन नंबर 5 ओपन करें और पढ़ें सिर्फ पहले, जब तक कुछ बच्चे कुछ नोट करना चाह रहे हैं तो बाकी पढ़ें इस क्वेश्चन को, ठीक है। किसी के पास मेरे टीए का नंबर है? किधर है अमजद? यार बुक नहीं है, सवाल भी ये नहीं है मेरे पास, पता नहीं। बैड डॉटफुल डेट का 5th क्वेश्चन है मेरे पास। पढ़ा है वॉल्यूम 1 यहाँ पे? कोई नहीं पढ़ा हुआ आज। दोनों FAR 1 की किताबें उठा लाए थे आप। हा 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 हा। जी क्या फरमाया जी आपने? कौन नींद में है? किसने कहा नींद में है? बताएं मुझे जो कह रहा है। देखो सही, वो तो नींद में नहीं है। नींद में जो भी हो वो मानता नहीं है। मैंने पिछली क्लास में भी एक बात सुनाई बड़ी मजे की, आप नोट करें साथ साथ बात सुने। मैं उनको कह रहा था कि कभी कभी ऐसा होता है कि जो मैं पिछली क्लास में भी सुनाई बात, ठीक है, तो वो इत्तेफाक से अब आपकी क्लास में भी ज़हन आ गई, नींद की बात ना आती तो अच्छा भला जा रहा था। मैंने अक्सर जुमे खुतबे में ना, या ये शब जुमा पे जाएं तो बयान के अंदर तो मेरे जैसे बैठे हुए ना यूँ सो जाते हैं। अब वो यूँ सोए होते हैं ऐसे ही, साथ बयान चल रहा है, सोए हुए हैं, साथ वाले ने हिलाया ना तो मतलब मैं जाग रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, तो मैंने फिर बच्चों को एक वाकया कोट किया अपना ही। कैसे ही एक बार जमात के साथ वक्त लगाने गया हुआ था, तो रायविंड के अंदर बयान वापस आते हैं जब, तो अक्सर सफ़र करके आए थके हुए, तो वो बयान में बैठा हुआ मैं ऐसे सो गया। अब वो जहाँ पे वो बयान हो रहा था एक अलग से जगह पर, वो जब बात ख़त्म हुई तो लोग दुआ करके तो उठ के तो चलना फिरना शुरू हो गए, ठीक है। अब जब मेरी आंख खुली ना तो तकरीबन सब उठ के चल फिर रहे थे, और मुझे कुछ लोग देख के तो थोड़ा मुस्कुरा भी रहे थे, चेक करो सुता पे ऐसी, इन्हू पता ही नहीं लगा बयान मुक गया, दुआ भी हो गई है, सुता ही है। अब मुझे बड़ी शर्म आई, तो फिर मैंने वो बच्चों को बता रहा था कि मैंने अपने एक दोस्त से कहा कि यार मेरे साथ तो ऐसा हुआ है, वहीं पे 10 साल, तो मैंने कहा यार मेरे साथ तो ऐसा हुआ है, ठीक है। मुझे तो बड़ी शर्म आई, लोग देखे ना वो हंस रहे थे कि यार देखो सोया पड़ा, दुआ भी हो गई है। तो यार आपको भी ना बिल्कुल पता नहीं लगता। कहते हैं मेरे साथ तो कभी ऐसा हो तो जब यूं मेरी आंख खुले तो लोग यूं देख रहे हो तो मैं कहता हूँ कि मैं तो जिक्र में था और बिल्कुल ऐसे मैं खोया हुआ था, तो मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया, ठीक है। तो ऐसे ही एक किसी पिछली क्लास के अंदर ना असल में रेवेन्यू चल रहा था, तो थोड़ा थ्योरेटिकल पोर्शन था, तो बच्चे कुछ सो रहे थे, तो मैंने कहा उठ जा, तो उन्होंने कहा नहीं मैं सर उठा हुआ हूँ, तो फिर मैंने उस पर ये वाक़या सुना दिया। तो आपकी क्लास में नींद की बात ना होती तो ये वाक़या ना सुनाता। बहरहाल फिर मुझे कभी मौका नहीं मिला, लेकिन अगर फिर मौका मिला तो शायद मैं ये कोशिश करूँ। वैसे मुझे तो ये करने की भी हिम्मत नहीं पड़ी थी कि यार वो कैसे उसने कर लिया होगा, वैसे बंदा उठे और सब इधर देख के हंस रहे और बंदा गए वैसे से, कि यार मैं तो जाग रहा था। यदि कि उसने उससे भी एक आध आगे की बात की, जैसे हम कहते थे, हम जो यूँ सारे लाते हैं ना कि जाग रहा हूँ, उसने तो खेजी बड़े को पीर साहब बैठे हुए थे जो ऐसे मुराकबे में थे। हैं जी पीर साहब पीर साहब आप तो मुराकबे में नहीं है ना? ओके, मेरे पास पीर साहब मौजूद हैं, मैंने यहाँ पे जो है ना अभी मुराकबा शुरू करा देना है। उससे जो अच्छा कट गया कि आज 9 जनवरी को तुम जम्मे थे। अच्छा जी क्वेश्चन ओपन कर लें, हो गया होगा, किसी ने नोट करने किसी को तकलीफ होगी तो क्वेश्चन जी ज़रा दे दें मुझे, तब तक अमजद अल्लाह करेगा आ जाएंगे। तो हैं नहीं फोटो कॉपी लेके भाई, आपने अपलोड कर दिए थे लेक्चर नोट्स? ओके ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 है जी, नहीं हाँ 5 ही अच्छा है, 4 ऐसे छोटा सा उसको रहने दो बाद में कर लेना फिर जब होमवर्क दूंगा किसी दिन। पेज नंबर 276, चैप्टर नंबर 6, बुक की राइट साइड, बॉटम पे हाफ से बाद क्वेश्चन नंबर 5। सब पहुंच गए हैं पेज 276 पे? ओके सुने अब, प्लीज प्लीज बोले नहीं आपस में। द एज एनालिसिस ऑफ डेटर्स ऑफ एबीसी लिमिटेड, ये स्प्रिंग 2000 का सवाल है, यानी कि काफ़ी पुराना इसने इस अप्रोच को टेस्ट किया हुआ है।
तो ऐसी चीज़ तो बहरहाल इंपॉर्टेंट बहुत हुआ करती है कि सिलेबस में होना एक चीज़ का और टेस्ट ना हुआ होना, ठीक है। तो लेकिन मुश्किल नहीं है, आसान है। बेटा प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, आपस में ना बात किया करें जब मैं पढ़ा रहा हुआ करूँ, ठीक है, प्लीज़। द एज एनालिसिस ऑफ डेटर्स ऑफ ABC लिमिटेड एज एट 31 दिसंबर 1999 इज एज अंडर। करंट मंथ 120, 30 to 60 75, 60 to 90 36, ओवर 90 11। अच्छा इत्तेफाक से ऐसा ही लिखा हुआ। द बैलेंस ऑफ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एज एट 31 दिसंबर 99 बिफोर एनी एडजस्टमेंट वॉज 4500। अंडरलाइन करो 4500 को। ये 4500 क्या है पता नहीं क्या है। उसने प्रोविजन कैलकुलेट करने का बोला है 31 दिसंबर 99 पर, तो ये तो अनएडजस्टेड है, आप इसको ओपनिंग ही कहें। ये सिर्फ परेशान करने के लिए 31 दिसंबर 99 लिखा हुआ है। एडजस्टमेंट तो हमने करनी है, क्या मतलब, हमने क्लोजिंग प्रोविजन कैलकुलेट करना होती है। तो इससे परेशान ना हो, इस डेट से परेशान ना हो। ज़्यादा परेशान हो इस डेट से तो आप इसको बेशक 98 कर लें या कम, ये 31 दिसंबर 98 कर दें, मुझे कोई इशू नहीं है, ठीक है। अच्छा जी वही है वही बेटा, वो अनएडजस्टेड इसलिए होता है क्योंकि साल के पहले दिन वो अनएडजस्टेड ही पड़ा है। पूरे साल कोई एडजस्टमेंट हम वहाँ नहीं करते। कुछ अकाउंट्स ऐसे होते हैं, ट्रायल पढ़ाते हुए फाइनल अकाउंट में समझाऊंगा, ठीक है। कुछ अकाउंट्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर सिर्फ पीरियड एंड पे एक बार एंट्री पड़ती है, यानी उनकी एडजस्टिंग एंट्री साल के एंड पे। डेप्रिसिएशन, डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्शन, क्रेडिट हम साल के एंड पे एक बार करते हैं। अब ये एक ऐसा अकाउंट है सारा साल ओपनिंग ही पड़ा रहता है, तो उसको ओपनिंग कह लो, अनएडजस्टेड क्लोजिंग कह लो, ये एक ही बात है। लेकिन ज़्यादा बेटर जो कॉन्सेप्ट है वो यही है कि ये ओपनिंग है, इसे अनएडजस्टेड क्लोजिंग नहीं कहना चाहिए। लेकिन अगर वो कह दे तो आप लोगों को मार भी नहीं पड़नी चाहिए, आपको कॉन्फिडेंट होना चाहिए इन चीज़ों पे। बहरहाल आप इसको अंडरलाइन करके ओपनिंग लिख लें, आप इसे अनएडजस्टेड क्लोजिंग ना लिखें, आप इसे ओपनिंग लिख लें, ठीक है, मेरी सलाह है। अच्छा जी, फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल। ओहो, डेटर्स का बैलेंस नहीं दिया इस बदतमीज ने। हाँ, डेटर्स का बैलेंस गिवन है ब्रेकअप में। अब लीजा वाले सवाल में गिवन था सवाल में डेटर वाइज, यानी कि उसने होमर में सवाल में कहा था लीजा से इतना है, मार्च से इतना है, मैजी से इतना है, अदर्स इतने हैं। वहां पे भी तो आपने डेटर्स को लिया ही था, वो ही टोटल बैलेंस लिया ही था। तो वहां पे डेटर वाइज डाटा गिवन था, आज एज वाइज गिवन है, बस इतनी सी बात है, ठीक है। तो ये जो 120 जमा 75 जमा 36 जमा 11 है, इसके नीचे छोटी सी लाइन लगा के, थोड़ी सी जगह है, कोशिश करके टोटल तो लिखें, आप भी कोशिश कर लें ऐसे करके। 242,000 ये है टोटल, ठीक है जी, ये टोटल डेटर्स हैं। अब डेटर्स 31 दिसंबर 1999 के हमारे पास क्लोजिंग मौजूद हैं, ठीक है। इसी दिन की प्रोविजन चाहिए तो इन्हीं डेटर्स के ऊपर प्रोविजन का रेट लगाएंगे ना, ठीक है। ओके, नाउ फॉलोइंग द बैलेंस, ये हो गया। फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल। नंबर 1, वैसे तो मैं आपको ये होमवर्क भी दूं ना, ये सवाल सामने पड़ा आपके, आप 1 मिनट में कर लेंगे, लेकिन चलें मिलके कर लेते हैं। पहला सवाल है, द करंट मंथ टोटल इंक्लूड्स 600 फॉर डिस्काउंट अलाउड टू डेटर्स नॉट रिकॉर्डेड इन सेल्स लेजर। ओहो, डिस्काउंट अलाउड, ये छोड़ें, लंबी कहानी होगी। सेल लेजर क्या होता है, मैंने अभी आपको उतनी तफसील में बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री अभी तक वहाँ पे नहीं पहुँचे, अल्टरनेटिव नेम बताए नहीं है। वैसे ही एक चीज़ पक्की करने के बाद एंड पे जाके, ये बंद कर दो यार दरवाज़ा ज़रा, एंड पे जाके हम एक ही बार नाम शाम पढ़ लिया करते हैं, उससे मसला नहीं है, वो भी मौका आ जाएगा। फिलहाल ये बस इतनी सी बात है कि डिस्काउंट अलाउड है, जो रिकॉर्डेड नहीं है तो रिकॉर्ड कर लोगे। क्या एंट्री करते हो, डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस डेबिट डेटर, ये तो आप उस तरह से अनएडजस्टेड डेटर्स कह के उसको एडजस्ट करने की एंट्री वहाँ पे कर दोगे, ठीक हो गया। लेकिन क्या एजिंग, अगर परसेंटेज की बेस, इस पे एज की बेस पे अगर प्रोविजन निकालनी होगी तो क्या उस एजिंग में भी ये बैलेंस खुद ब खुद एडजस्ट हो जाएगा? करना पड़ेगा जाके। तो एक बार डबल एंट्री करना, फिर जस्ट उसको उठा के एक अलग से एंट्री नहीं, बस एडजस्टमेंट शो कर देना, ठीक है। तो ये कौन से वाले बैलेंस 1,20,000 वाले में, ठीक है।
The 30 to 60 total includes a balance of 2000 to be taken as a contra entry in purchase ledger. जज़ाकल्लाह जी, ठीक है। इसको कहाँ ले जाओ? परचेज लेजर। आप कहोगे ये परचेज लेजर क्या? वही कॉन्ट्रा एंट्री, पता है ना। अभी अल्टरनेटिव नेम्स नहीं पढ़ा है, हालांकि बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री शुरू हो गई है। एक जगह पे लिखे हुए हैं नाम, लेकिन मैं जानबूझ के उस तरफ लेके नहीं गया अभी आपको। नाम एक जगह लिखे हुए हैं, आपने सिर्फ एक बार पढ़ना है, आपको पता लग जाएगा। अच्छा, सेल कंट्रोल अकाउंट को ये वाला भी नाम है उसका, ये भी नाम है उसका, ये भी नाम है। इंडिविजुअल सब्सिडरी का ये भी नाम है, ये भी नाम है। वो अभी मैं चाह नहीं रहा पढ़ाना आपको, ठीक है। इसलिए बस कॉन्ट्रा एंट्री है, दैट्स इट। अगर टेस्ट में ऐसा कोई लफ्ज़ होगा तो मैं उसको खुद से ही क्रेडिटर डेटर कर दूंगा आपके लिए, ठीक है। इसलिए परेशान ना हो, टेस्ट तो मैंने खुद ही बनाया है ना, ठीक है। और आईकेएफ के पेपर में जाने से पहले हमने टॉपिक सारा पढ़ लिया होता है। जब सारा टॉपिक, सारा सिलेबस पढ़ा होता है, फिर किसी बात का कोई मसला हमें नहीं हुआ करता इंशाल्लाह, ठीक है। ओके, तो ये कॉन्ट्रा एंट्री क्या करेंगे बताएं? क्रेडिटर डेबिट, डेटर क्रेडिट 2000 से कौन से वाले बैलेंस में? 75 वाले में, 75 वाले में। ऐसे ही है, पहले एंट्री कर लेना ना अकाउंट में, उसके बाद फिर बेशक उसको निशान लगाते रहना। अनएडजस्टेड से एडजस्टेड तक आते हुए क्या किया, वो निशान लगा लेना। एंड पे प्रोविजन जब बनाने लगना तो एक ही बार वहाँ पे एडजस्ट कर देना, ताकि डबल एंट्री आपको ये ना लगे डबल एंट्री 2 दफ़ा हो रही है। भाई डबल एंट्री 2 दफ़ा नहीं हो रही। आपने 5000 से 4600 का सफ़र तय किया है लेजर में, लेकिन आपकी प्रोविजन की वर्किंग में वो खुद से नहीं हो गया था, तो उनको भी हमें एडजस्ट करना पड़ा है, जस्ट, ठीक है। सही है। अच्छा, नेक्स्ट है द ओवर 90 डेज टोटल इंक्लूड एन अमाउंट ऑफ 2400 टू बी रिटर्न ऑफ एज बैड। तो 2400 11,000 में से बैड डेट हो गया। इत्तेफाक से ये तीनों बातें हमने, 2 बातें तो हमने कर ली हैं, एक रहती थी वो भी हो गई, ठीक है। Provision for doubtful debt has to be made on following basis: over 90, 60 to 90, 30 to 60 and current month. Calculate amount of provision for doubtful debt. Prepare ledger account of provision for doubtful debt. ठीक है जी। तो क्या ख्याल है, आपको टाइम दूं? चलें, अच्छी बात है। आप ना सिर्फ 3 मिनट में ये सवाल करके दें मुझे। 3 मिनट कर लिया, अच्छी बात है। हाँ भाई, सियालवी सवाल पूछ लिया भाई तू। अच्छा, जल्दी कर ले। ये अभी तुमने रजिस्टर नहीं खोला सियालवी यार। तुम ये पढ़ने आए बैठे थे, क्या करने आए बैठे थे यहाँ पे तुम? अब मैं देख ही जाऊँ मेरा सवाल कर भाई। घर नहीं करना, सवाल करो। बॉल पॉइंट दो यार। इस है ना, वो बर्थडे तेरे लिए इबरतनाक दिन बन जाए, याद रहे सारी जिंदगी तुझे। दो यार इस बेचारे को बॉल पॉइंट दो, कोई अल्लाह के नाम पे कोई दे दो इसको बॉल पॉइंट। अल्लाह तेरा भला करे, कहो आगे से अल्लाह तेरा भला करे। हाँ चल सवाल कर जल्दी। ये सवाल बैक साइड पे है, इस सफ़े की बैक साइड पे है। बोर्ड देखना चाहें तो देख लें, पर मैं चाहूँगा कि ना ही देखें। जैसे पहले आज तक सवाल करते आए वैसे करें। पूरा सवाल डेटर को एडजस्ट कर लें, प्रोविजन का ओपनिंग लिख लें, क्लोजिंग की बारी आए वर्किंग ऐसे ओपन करें, और जो एडजस्टमेंट डेटर में की थी वही प्रोविजन में करके प्रोविजन की परसेंटेज लगा दें, ठीक है। वैसे अब टाइम खत्म हो गया बैड डाउटफुल डेट का। अब वैसे हमारा सवाल बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री का होने का टाइम शुरू हो गया। मैं खुद कराता तो 3 मिनट में हो जाना था सवाल, लेकिन चले खैर है, कर लेंगे सवाल। जो किया जाए वो तो सही से किया जाए ना। ये तो नहीं आगे दौड़ पीछे छोड़, आगे दौड़ पीछे छोड़, आगे दौड़ पीछे छोड़। ये सही सही बताना ज़रा, मैं ये वाकई पूछना चाह रहा हूँ। फर्स्ट टाइम ऐसा किया मैंने, कभी करता नहीं हूँ। ये 2 टॉपिक्स साथ चले हैं, बराए नाम ही साथ चले हैं, मिलते जुलते टॉपिक्स ही थे। प्रॉब्लम तो नहीं आई ज़्यादा, शायद टाइम मेरा ज़्यादा ही लग गया इनको इकट्ठा चलाने के से, क्योंकि मैं स्लो हो गया नेचुरली के बच्चों के ऊपर 2 टॉपिक्स लगेगा, 2 चल रहे हैं। ऐसा कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम तो नहीं हुआ किसी को? बैड डाउटफुल डेट और प्रोविजन, ये बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री साथ साथ चले हैं। लेकिन अब आज बैड डाउटफुल डेट की डिस्कशन मेरी तरफ से ख़त्म है। अब मंडे से सिर्फ बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री, शायद ट्यूसडे को वो ख़त्म हो, सारी बातें कंक्लूड हो जाएं।
नहीं तो वेडनेसडे को तो हो ही जाएगा, बहरहाल ट्यूसडे को ख़त्म हो गया और इन्वेंट्री शुरू कर देंगे या रेक्टिफिकेशन, कोई एक शुरू कर देंगे। जी अच्छा जी, साथ साथ नोट करते रहें। भला ये सवाल कर रहे हैं ना यार, नोट नहीं कर रहे, शुरू से बताना था। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ ताकि बच्चे बाद में बता देंगे मुझे। अच्छा जी, शायद 29, 30, 31 ये 3 दिन आखिरी, यकम 2 तक भी, तो यकम को भी हफ्ता है ना, यकम फरवरी को, तो यकम भी शामिल ही है वैसे तो प्लान के अंदर। तो 2 भी मैं शामिल रखा करता हूँ वैसे, क्योंकि आखिरी दिन पे संडे बुला भी लेना, बच्चे कहते हैं बस टिकट करा के आना तो फिर पढ़ के चले जाना, ठीक है ना। तो बहरहाल मैं आखिरी 3 एक दिन में ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मुझे शायद कोई एक्स्ट्रा क्लास आपकी रखनी पड़ जाए। 3 दिन भी हो सकते हैं, 4 दिन भी हो सकते हैं, ठीक है। उन आखिरी दिनों में मेरी FAR 1 कंक्लूड हो चुकी होगी, तो मुझे आप लोगों ने इन दोनों विंडोज़ में से कोई अवेलेबल टाइम दे देना है, ठीक है। वो डिस्कस करेंगे। नो सर, तो ये है ना कि ये 9:30 से 12:30 में कोई 1.5 घंटा नहीं फ्री होगा, एक का भी क्लैश होगा तो कोई बात नहीं। 2:30 ऑनवर्ड्स रात को 9 बजे तक, 8 बजे तक तो कोई विंडो होगी ही जिसको हमने बहरहाल डिसाइड करना है, ठीक है। तो ये सवाल करें, उसके बाद इसको डिसाइड कर लेते हैं, ताकि अभी से प्लान हो, आप सबको कम्युनिकेटेड हो, ताकि कोई कल को एक्स्ट्रा क्लास रखे और उस साथ तो आपके जी हम तो कमिटेड हैं आखिरी दिनों के लिए, ठीक है। तो आखिरी दिनों में मैं बुकिंग करवाना चाह रहा हूँ असल में आप लोगों की, तो आप मेरे साथ ये टाइम जो है ये डिसाइड कर लें काइंडली। सवाल हो गया, चलें पहले सवाल करते हैं मुकम्मल। जी इसी पे ही करूँगा इंशाल्लाह। बैलेंस तो मिटाने हैं ना, कि बैलेंस भी ना मिटाऊं। जी अनएडजस्टेड क्लोजिंग गिवन है। कितने बच्चों ने कर लिया है क्वेश्चन? 10-12, जल्दी करें बाकी भी। मैं इसलिए वेट कर गया कि आपको बस ये एकदम से कॉन्फिडेंस आएगा। हाँ क्वेश्चन तो हमने खुद कर लिया है, पास पेपर का क्वेश्चन है, तो इस जैसा सवाल में अगर टेस्ट में दूं भी सही तो आपको ज़्यादा इजी लगेगा। आप तो दुआएं करने लग जाएंगे ये कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद कि यही वाला सवाल आ ही जाए, तो फिर हो सकता है जब आपको ये लगे तो ये सवाल ना आए। कीप ऑन गैसिंग। जार की घड़ियां ख़त्म होने वाली हैं, टेस्ट अभी मैंने बनाना है, पूरा नहीं हुआ अभी। बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री का और फिक्स एसेट का क्वेश्चन मैंने फाइनल कर लिया हुआ है, और डेटर्स का क्वेश्चन मैंने भी फाइनल करना है। तो वो मैं बेहतर से बेहतरीन के सफ़र पे जा रहा हूँ। बैट डॉल्फुट डेट खूब कंक्लूडेड है आज, तो मज़े का टेस्ट में सवाल होना चाहिए ना, जैसे एक बार आप लोगों की तबीयत साफ कर दे। ओवर कॉन्फिडेंट लिमिटेड ना बने हो आप बैट डॉल्फुट डेट में, ओवर कॉन्फिडेंट एंटरप्राइजेस। ओके बस ये अब जो रह गए हैं आप वो रुक जाएं, जो रह गए हैं वो रुक जाएं।
अब रुक जाएं मतलब रुक जाएं। अनएडजस्टेड क्लोजिंग बताएं जी, टोटल करवाया था आपसे। अनएडजस्टेड क्लोजिंग जी कितना? 2000 गलत है, 240 अनएडजस्टेड क्लोजिंग था। प्रोविजन का अनएडजस्टेड क्लोजिंग उसने लिखा हुआ है, लेकिन मैंने आपको कहा कि ये शायद कॉन्सेप्चुअली इतनी अच्छी बात कॉन्सेप्चुअली नहीं है, पुराना सवाल है, अभी इस तरह की बातें नहीं किया करता। हम अपना सही कॉन्सेप्ट ही लिखेंगे, क्योंकि ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एक ऐसा अकाउंट है जिसमें पूरे ये बड़ी काम की बातें होती हैं, ये सारी ज़िंदगी आपकी अकाउंटिंग में साथ चलेंगी। बता रहा हूँ, आपने FR2 में जब बड़े बड़े कंपनीज के अकाउंट्स बनाने हैं जिसमें आप IS1 और कंपनीज एक्ट को फॉलो कर रहे होंगे, जो आपने प्रैक्टिकली जाके देखने अकाउंट्स, तो उस वक्त में ये छोटी छोटी बातें बस ऐसे ही गुजरा करेंगी, उस्ताद कहा करेंगे, अज्यूमिंग कि आप पढ़ के आए हैं, ये चीज़ें जो पढ़ी भी होती हैं याद नहीं रख रहे होते, ठीक है, कि जी ये इस तरह की बात है, ये इस तरह की बात है, ये इस तरह बात आपने की हुई है, ठीक है। तो ये सवाल वहाँ पे जाके प्रॉब्लम करते हैं। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एक ऐसा अकाउंट बैलेंस है जिसमें पूरा साल कोई चेंज नहीं आती। हम बैड डेट किसी भी वक्त अकर हो सकते हैं, लेकिन प्रोविजन साल के एंड पे एक बार हमने एस्टीमेट कर, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस साल के एंड पे एक बार हमने एस्टीमेट लगाना होता है भाई, ठीक है ना। अभी आपके जहन में ये दो अकाउंट्स आए हैं, बस ये दो ही फिलहाल काफ़ी हैं। ऐसे ही आहिस्ता आहिस्ता टॉपिक्स बढ़ते जाएंगे, कारवां, ठीक है ना जी। तो इसको आप ओपनिंग ही कहें, मैं क्लोजिंग इसको नहीं कहना पसंद करूंगा। बता दें अब 4500, ठीक है जी। ओके, नेक्स्ट, फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल। अब देखो मैं नहीं इसको छेड़ता, मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि यहाँ डबल एंट्री करने की जरूरत नहीं है, साथ साथ कर सकते हैं, साथ साथ भी अपडेट कर सकते हैं, बट एक बार मुझे फिर वैसे ही सवाल कराने में कंफर्टेबली ज़रा सवाल हो जाएगा, उसके बाद आप जैसे चाहें वैसे करें, ठीक है। बेहतर ज़्यादा यही है कि आप एडजस्टमेंट्स करें, फिर एडजस्टमेंट्स को हाईलाइट करें और उनको यहाँ पे आके लिख दें, ठीक है। अच्छा, कहता है जी करंट मंथ टोटल इंक्लूड्स 600 फ्रॉम डिस्काउंट अलाउड, नहीं एंट्री हुई, बताओ एंट्री क्या करोगे? डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस डेबिट डेटर कितने से? 600। छोड़ो अभी उसको, प्रोविजन छोड़ो, हो गई एंट्री। ओके, हर चीज के नंबर है ना, इस डेटर के अंदर इस एंट्री लिखने के भी नंबर थे, प्रोविजन निकालने के भी नंबर होंगे, हर स्टेप के मार्क्स होते हैं अकाउंटिंग के अंदर, हर स्टेप के मार्क्स होते हैं। सारा सवाल सही करना जरूरी नहीं है, आधे आधे सवाल सारे से 7 सवाल दिए उसने, हर सवाल आधा सही करो पास हो जाओगे, सारे सवाल सही करने की जरूरत नहीं। ओके, ठीक है ना, बी कॉन्फिडेंट, कोई बच्चा फेल नहीं होगा इन बच्चों में से, मुझे पता है इंशाल्लाह, क्योंकि आधा सवाल तो हर कोई सही कर लेगा, और जो नहीं कर सकेगा वो होगा जिसने टेस्ट के अंदर बैठ के इस चीज़ की प्रैक्टिस नहीं की होगी, जिसको ये कॉन्फिडेंस होगा ही नहीं कि कैसे मैं छोड़ दूं ये सवाल और अगले पे जाऊं। वो टेस्ट में अप्लाई किया होगा तो उसे पता होगा, हाँ ऐसे किया था और पास हुआ था, ठीक है ना। हाँ एक जगह पे फंस गया था, कॉन्सेप्ट नहीं समझ आ रहा था, मैं अगले सवाल पे गया था, उसको छोड़ दिया था, मैं पास हुआ था उस टेस्ट में। वरना पेपर के अंदर मुश्किल है, ये बातें हवाई बातें लगेंगी, वहां पे जाके कहोगे उस्ताद पागल है जो ये कहता था, जहाँ पे समझ ना आए टाइम पूरा हो जाए, छोड़ो अगले सवाल पे चलो, आसान नंबर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, मुश्किल 2-3 नंबर छोड़ो, आसान 8-10 नंबर लो अगले 10-15 मिनट में। वहां पे ये सारी बातें ख्वाब ख्वाब लगेंगी, वहां पे यकीन नहीं आएगा। तो असेसमेंट 2 पे अप्लाई करें, फिर मॉक पे अप्लाई करें, 1-2 टेस्ट बीच में और आएंगे उस पर अप्लाई करें, अब तो बस जाने का जमाना आ गया आपका, ठीक है। तो करीब है हमारा बैच कंक्लूजन के, अब छोड़ दें सारा कुछ, फुल मेहनत करें। बड़े बड़े आइंस्टाइन न्यूटन आखिरी महीने में ना पढ़ के फेल हो जाते हैं, और बड़े बड़े मेरे जैसे एवरेज स्टूडेंट्स वो आखिरी महीने में मेहनत करते हैं, बस क्लासें पढ़ी थी वो मुश्किल पास हो जाया करते थे, क्लासें पढ़ते थे, कभी फेल भी होते थे 40s में 45%, लेकिन मेहनत करने वाले थे, पर उस लेवल की मेहनत नहीं की, और आखिरी महीने में बैठ गए और कहा बस ठीक है अब मैं ये करके ही छोड़ूंगा, वो पास होते देखे हैं हमने, ठीक है। तो जिसने पूरा बैच मेहनत की उसके लिए भी, और जिसने एवरेज मेहनत की उसके लिए भी, ये आखिरी महीना जो आगे आ रहा है फरवरी का बहुत इंपॉर्टेंट है, और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं तो कहूँगा जनवरी का महीना, कि जो है जब एग्जाम लेवल पे करके हर टॉपिक छोड़ रहे हैं तो उसको तैयार करो, उसको 7 टेस्ट में ऐसे ही दो जैसे ये ICAP का टेस्ट है, और टारगेट बनाओ कि टॉपिक वाइज में मैंने 70% से कम नंबर नहीं लेने, ठीक है ना। कोशिश करोगे ना ये जो टॉपिक्स रह गए हैं, ताकि ये बिल्कुल तैयार हों आखिरी मंथ में जाने से पहले पहले। ओके,
सॉरी मैं फिर बहक गया था, वापस आए। द 30 to 60 days टोटल इंक्लूड अ बैलेंस ऑफ 2000 टू बी टेकन एज अ कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा एंट्री बोलो, डेटर क्रेडिट जी, क्रेडिटर। असल में अब ये बातें होती रहा करेंगी कभी ना कभी, क्योंकि अब आप पेपर्स के नज़दीक हैं, आखिरी मंथ में पढ़ाई कैसे करनी है, पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है, पास कैसे करना है। पढ़ के फेल होने वाले बच्चे भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं ना, आपको पता है जी। 2000 से कॉन्ट्रा एंट्री कर ली। नेक्स्ट, ओवर 90 डेज टोटल इंक्लूड अमाउंट ऑफ 2400 टू बी रिटर्न ऑफ एज बैड डेट। बैड डेट डेबिट और कितने से? अच्छा अब देखो, एक काम करना आप छोड़ दें, आज आखिरी दिन है ना इसका, एक काम करना ही छोड़ दें। अगर बैड डेट एक्सपेंस रिक्वायर्ड नहीं है लेजर, तो ये बनाओ मत। ये बना करता है ना बैड डेट, इसमें हम लिखते हैं बैड डेट एक्सपेंस डेबिट डेटर क्रेडिट, और फिर यहां से निकालते हैं बैड डेट क्रेडिट और प्रोविजन डेबिट। तो ये एंट्री कर ही ऐसे दिया करेंगे। और भाई इधर देखो, ये एंट्री कर ही ऐसे दिया करेंगे हम, प्रोविजन डेबिट डेटर क्रेडिट। बैड डेट की एंट्री डायरेक्ट ही कर लिया। अगर बैड डेट का लेजर रिक्वायर्ड नहीं है तो वक्त बचा लेंगे, पहले ये लेजर बनाओ, यहाँ पे डेबिट करो, फिर यहाँ से क्रेडिट करके डेबिट करो, तो अल्टीमेटली तो प्रोविजन को ही डेबिट करना है ना। तो अगर बैड डेट रिटर्न ऑफ आए तो हमेशा क्या किया करो, अगर रिक्वायर्ड ना हो बैड डेट एक्सपेंस का लेजर, इसको मत बनाओ, एंट्री बोली ऐसे दिया करो, प्रोविजन डेबिट डेटर क्रेडिट, बैड डेट रिटर्न ऑफ से। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्ट ही लिख दो आप बैड डेट रिटर्न ऑफ, बस। ठीक है, सही है ना? ओके जी। नेक्स्ट, प्रोविजन कैलकुलेट करने की बारी आ गई है। अब हमारे पास ये कैरी डाउन एडजस्टेड है, बताएं जी। 23700, ठीक है, 23700, ठीक है जी। ओके, 000, अच्छा 23,000 नहीं था, 2,37,000 था। ले जी, अब प्रोविजन कैलकुलेट करने की बारी आई, तो उसने हमें कहा वो जो बैलेंस था ना, वो बैलेंस कौन सा जी, वो जो 120,000 था, फिर 75,000 था, 36,000 था और 11,000 था, जिसका टोटल 2,42,000 था, वो अब 2,42,000 नहीं रहा। उसमें 3 अदद एडजस्टमेंट्स पड़ी हैं, 600, 2,000, 2,400। कहाँ कहाँ पड़ी हैं ये एडजस्टमेंट्स, वहाँ कर लेते हैं। तो 600 की एडजस्टमेंट करंट वाले में है, करंट में से 600 को माइनस करो। आसान तरीका अब बताने लगा हूँ, अलग अलग लिखेंगे ही नहीं, पेपर में टाइम बचाओ, अलग अलग लिखो ही नहीं। टीए साहब भी सुन रहे हैं ना, टीए साहब जब पेपर चेक कर रहे होते हैं उनको सुनना चाहिए ना ऐसी बातों को। अलग अलग मत लिखो, वर्किंग है, मैं क्यों अलग शो करूँ। डेटर की वो डिस्काउंट की एंट्री लेजर में कर दी है, ठीक है। अभी बस यहाँ पे 600 माइनस लिखो, फिर क्या है जी 2,000 कौन से वाले में है, इसमें, या ठीक हो गया। नेक्स्ट, इंसान बनो ये तारिक जी। उसके बाद कॉन्ट्रा एंट्री है, सॉरी हाँ, बैड डेट रिटर्न ऑफ है, किस में करेंगे जी, ओवर 90 में। कितना, अब यहाँ पे क्या लिखें, यहाँ पे हम लिख लेते हैं एडजस्टमेंट्स, बस कहानी खत्म। भाई प्लस माइनस तो कर सकते हैं ना, अगर जो डेटर के लेजर में प्लस हुआ पड़ा हुआ तो यहाँ पर प्लस कर देना, डेबिट हुआ पड़ा तो, क्रेडिट हुआ पड़ा तो माइनस कर देना, वक्त बचा लो। यहाँ पे भी मुसीबत में पड़ने की जरूरत नहीं है। अब सोल्यूशन के अंदर आपको नजर आएगा, किताब के अंदर उसने अलग लिखा होगा डिस्काउंट, अलग लिखा होगा बैड, अलग लिखा होगा कॉन्ट्रा, लेकिन आप क्यों ऐसे फजूल में टाइम ज़ाया करें, हमारी वर्किंग है ये, वर्किंग के अंदर के वो अलग अलग एंट्री शो की हैं हमने। अब यहाँ पे बस उसको एडजस्ट ही करना है ना, तो एडजस्टमेंट का लफ्ज़ लिखेंगे और तीनों एक ही लाइन में लिखेंगे। ये छोटी छोटी चीज़ें टाइम बचा रही होती हैं, टाइम बहुत क्रिटिकल होता है पेपर के अंदर। तो आखिरी दिन था, एक मैंने आपको कहा बैड डेट एक्सपेंस का लेजर मत बनाना, ठीक है, डायरेक्ट प्रोविजन में एंट्री कर लेना। लास्ट डे है ना आज अब इस टॉपिक का। दूसरा, एडजस्टमेंट अगर एजिंग में करनी पड़े तो पहले डेटर का लेजर बना लेना जिसमें कंफर्टेबल हो, फिर एंड पे देखना डेबिट हो रहा है तो प्लस, क्रेडिट हो रहा है तो माइनस करना है। एक ही लाइन में एडजस्टमेंट लिखकर सारे बैलेंस, रिस्पेक्टिव बैलेंसेस को एडजस्ट कर देना, ठीक है। बिल्कुल पूरे नंबर मिलेंगे, कोई नंबर नहीं कटेगा। एडजस्टेड डेटर्स बता दें, हैं, सॉरी 9,400, उसके बाद 73,000, ये अपनी जगह पे ही रहा। 8,600,
2 3 7, देखें जी हो गया एडजस्ट ये भी, ठीक है। आप एडजस्टमेंट्स का टोटल करना चाहें तो यहाँ पे शो कर दें, लेकिन हमारी वर्किंग है, करना चाहते हैं तो कर लें, मुझे कोई इशू नहीं है, ठीक है। एडजस्टमेंट का टोटल, इनका टोटल कितना बन रहा है, चलो बता दो। 5000 माइनस करें तो ये हमारे पास 237 ही है। शो करना चाहें तो कर लें, लेकिन ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मुझे तो इस सारी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे तो इनकी ज़रूरत थी, यहाँ से प्रोविजंस निकाल के, हाँ इसकी मुझे ज़रूरत होगी बैलेंस की, तो ये तो एक्स्ट्रा है। चाहो तो पेपर के अंदर ये भी ना बनाओ, लेकिन ये तो आपको समझाना था ना पहले मैंने कि देखो अनएडजस्टेड से एडजस्टेड जैसे वहाँ पे किया तो यहाँ पे भी करो, ठीक है। तो परसेंटेज बता दें जी, 0%, 5%, 10%, 20% जी। 3650, 3600, 17, 20, total 8970. Now this is working one closing provision, और इसको हम प्रोविजन का क्लोजिंग बनाएंगे 8970, और प्रॉफिट एंड लॉस में बैलेंसिंग फिगर कितनी जा रही है, ये सवाल का ऐसा नहीं है जी। हाँ जी लिख लिया। सही है जी। तो ये क्वेश्चन भी आपके होमवर्क में है, इसको आप आज वैसे भी रिवाइज आपने करना ही था, तो जब आप इसको रिवाइज करेंगे तो आपकी तैयारी में भी ये आ जाएगा, ठीक है। ओके, हे सवाल है, मुझे अगवा ना कर लेना, बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री का ये सवाल है, ये बन रहा है, ये इन प्रोसेस है अभी, मतलब वैसे तकरीबन बन गया है भाई। आप मेरी हिफाजत करना तुम अमजद, वरना इन्होंने बाहर मुझे गन पॉइंट पे मुझसे सवाल छीन लेना है। तुम आज चलो उधर निकलो, तुम अब दूसरी गाड़ी पे जाया करो, मेरे साथ तो चिश्ती होता है ना चिश्ती जी। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाएं, और उससे पहले थोड़ी सी बात कर लें, ठीक है जी। मुझे ये बताएं अब कौन सी विंडो हमारे पास अवेलेबल होगी, 230 ऑनवर्ड्स है। 230 कितने बच्चों की क्लास है, 230? ओके, ये हाथ खड़े रखिएगा प्लीज, एक बच्चे का भी क्लैश होगा तो हम नहीं क्लास रखेंगे, ये क्लियर रखें सब बच्चे बात, इसलिए सब बच्चे बिल्कुल रिलैक्स होके बताएं। मुझे पहले बताएं, जरा हाथ नीचे करें, पहले बताएं मुझे 9 to 12:30 कितने बच्चों की क्लास है, हाथ खड़े रखिएगा। इन सब की किस चीज की क्लास है? अच्छा 12:15, तो 11:15 से हुई ना। चलो हम इसको ज़रा सा सेट कर लेते हैं बात को, हम यहाँ पे लिख लेते हैं 9 से 11:15 होती है ना। चलो अच्छी बात है, इस विंडो को हम उड़ा देते हैं, ठीक है जी। फिर 12:30 तो हमारी अपनी क्लास शुरू हो जाती है जो 2 बजे तक रहती है, ठीक है। इसके बाद तो मुझे क्लास भी अरेंज करनी पड़ेगी ना, इससे पहले तो ये क्लास मेरे पास ही होती है सुबह 7:15 से, तो इस वक्त में तो आप आते तो आपको मैं मोस्ट वेलकम कहता इसी क्लास में। अब इसके बाद है तो चलो मुझे बताओ, ताकि मैं रूम का अरेंजमेंट कर सकूं, क्योंकि इसके बाद तो इस क्लास के अंदर क्रैश वाले आ जाते हैं, वो शाम तक बैठे रहते हैं। फिर मैंने ये पूछा बेटा आपसे, आपका क्लैश होगा भी तो हम क्लास रखेंगे इंशाल्लाह, पता है आपको। 2 PM ऑनवर्ड्स कितने बच्चों की क्लास है, 2 PM ऑनवर्ड्स? ओके, हाथ खड़े रखिएगा। ये कितने बजे तक है? 3:40 तक। ओके, नाउ लास्ट 4 PM टू 5:30 PM, या इससे भी ऑनवर्ड्स हम चल सकते हैं, ठीक है। मुझे अब ये ना कहिएगा लेट हो जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, 2-3 दिन जो भी होगा मैनेज करेंगे। मुझे ये बताएं 4:30 कोई क्लास तो नहीं है आप में से किसी एक बच्चे की भी क्लास है तो बताएं, ठीक है। आपकी अमजद कोई बात नहीं, मैं मैनेज कर लूंगा, एक्स्ट्रा क्लास में हैंड आउट हुआ मैं खुद कॉपी करा लूंगा। ओके, आप क्लास पढ़ना, आपका क्लैश नहीं, किसी बच्चे का क्लास कहीं भी क्लैश है तो बता दो। नहीं है, आने जाने का बंदोबस्त, खाने का बंदोबस्त खुद करिएगा।
मैंने यहाँ पे राइज वालों ने फीस ले ली है और जिम्मेदारी मेरे पे ट्रांसफर कर दी है, तो मुझे वो लायबिलिटी उतारने दो, ठीक है ना। जो जिम्मेदारी मेरी है कोशिश कर रहा हूँ कि मैं उसको सही तरह से उतार लूँ। फिलहाल इसका कोई टाइम ही नहीं होता मेरे पास सोचने का भी, इसलिए आना जाना खाना पीना सब करके आइएगा, ठीक है। नमाज वगैरह भी वुजू करके आइएगा, असर की नमाज पढ़ के आइएगा, मगरिब की नमाज की छुट्टी 5:30 होगी। अब हो सकता है ये सिलेबस के ऊपर डिपेंड करता है। मैंने कहा आखिरी 3-4 दिन है, तो आखिरी 3-4 दिन हिम्मत करनी है, नजर आ रहा है मंजिल सामने है, हाँ हाँ छुट्टियां होने लगी हैं, तो आखिरी 3-4 दिन में यहाँ पे 1.5 घंटा हो, चाहे यहाँ पर 4 बजे से 7 बजे तक बीच में एक ब्रेक देकर हम पढ़ लें तो मसला नहीं है। 4:30 से ऑनवर्ड्स काइंडली गुलजार, अमजद गुलजार, आप मुझे पता कर दें कोऑर्डिनेशन से 4 बजे से ऑनवर्ड्स मुझे कौन सी क्लास अवेलेबल होगी। ये 4 हो जाए तो ठीक है, क्योंकि 3 तो अवेलेबल नहीं है। किसकी क्लास थी? हाँ, कब तक होती है? नहीं, 3:40 तक होती है बच्चों की, बच्चे कह रहे हैं। हाँ ऑलरेडी, अच्छा चलो कोई बात नहीं। रूम नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ये सारे बड़े हैं, ज़रा पता करो अभी। ओके जी, ठीक है जी। अब ना आप ऐसा करें आप कि आप सुने आप 28, 29, 30, 31, यकम 2, ये 6 दिन होंगे नहीं, 2 तो इतवार है ना, ठीक है, इससे पीछे आ जाए। ये जो आखिरी वीक है ना, ये कौन सा बन रहा है? 27, 28, 29, 30, 31, यकम। 27 से यकम तक ये 6 दिन होगा नहीं, लेकिन इस 6 दिन की कमिटमेंट किसी से भी करने से पहले इस टाइम में आपने मुझसे पूछना है, ठीक है। ये मैं बता रहा हूं। नाउ इंट्रो CAF 1 C1 has been booked from 4 PM till 7 PM, ठीक है जी। और ये कौन कौन सी डेट्स बताई हैं? 27 जनवरी टू 1 फरवरी, ठीक है जी। और 2 फरवरी को भी, बल्कि 2 ही रख लो, असल में ना 2 को संडे है, ठीक है। तो चलो ठीक है, ये देख लें, ये आप लोगों की मेरे साथ क्लास हो सकता है ना ही हो, लेकिन ये एडवांस बुकिंग है, ठीक है जी, ये एडवांस बुकिंग है। किसी का अब क्लैश आए तो वो पहले से कहे जी हमारी क्लास ऑलरेडी डिसाइडेड है, वेल बिफोर, मैंने 1 महीना पहले बता दिया ये रूटीन की क्लास। बाकी संडे तो इंशाल्लाह आपको पता है वो कभी ऑन करना हो, FAR 2 का अगर करूंगा तो आपको बुला लूंगा, ठीक है, ओके। बाकी एक और बात, ये क्लास नहीं 6 दिन होगी, मुझे कभी उम्मीद है नहीं ज़रूरत पड़ेगी इतनी ज़्यादा। अगर कोई एक संडे ऑन करते हैं तो हो सकता है 2 एक दिन ये काम करना पड़े, शायद 1 दिन करना पड़े, लेकिन किसी से कमिटमेंट करने से पहले मुझसे पूछना है, ठीक है, कि जी ये क्लास फलां तारीख को, वो करीब जाकर लोग नॉर्मली रखते हैं। 20 के बाद आपको ये ऑफर्स होंगी कि शाम में क्लास रखी जाए, तो उसके बाद इंशाल्लाह मैं बिल्कुल क्लियर हो चुका हूँ कि मेरे इतने नंबर ऑफ लेक्चर्स मुझे चाहिए हैं आपके लिए, इतने कुछ एक्स्ट्रा सेविंग रख के, तो मैं आपको बता दूंगा जी ये 2 दिन 3 दिन हो गए, तो मैं वहाँ पे दिन कम भी कर दूंगा फिर। ओके, क्लियर है? आ जाए क्वेश्चन 5 पे। तुसी खलोगे हो, छुट्टी नहीं हुई, बह जाओ पाए ना ले, 7-8 मिनट पे ने लीगल वाले 5-7 मिनट इलीगल मिलाकर हो गए कोई 15 मिनट। अभी तो 15 मिनट है, क्वेश्चन करना है हमने 5th। 4:30 बजे, ठीक है जी, आपकी क्लास का टाइम हो 4 बजे। किसकी क्लास होती है वैसे वहां पे? चलो वो 4 बजे की कोशिश करके ना, मैं जिनकी होगी उनकी भी मिन्नत तरला पैरपुर पकड़ लूंगा जाके, अगर कभी क्लास रखी तो, ठीक है। तो आप बस जहन में ये 4 से, वैसे आप लोग 4 बजे फ्री होते हैं ना, तो वैसे भी आपको ब्रेक देनी पड़ेगी 4:15 तक नमाज वगैरह की, ठीक है। ओके, 4 से 7 आखिरी वो वाला वीक आप लोगों का बुकड है, ठीक है जी, सही है। हाँ ओके, क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाएंगे। शुक्र है ये मसला हल हो गया। सुबह पहली क्लास में मुझे आपने याद कराना है मुझे, नहीं तो आपकी खैर नहीं। वो FAR 2 से भी पूछना है, अब उनको सुबह वाली विंडो में बुला लूंगा, वो जो 9 से 12:30 मेरी अपनी क्लास खाली होती है ना, मेरे पास ही होगी। आखिरी 2-3 बस FAR 1 से मिल जाए ना, वो हो अखीर हो जाए, FAR 1 खत्म होती नजर भी आ रही है, 2-3 दिन मिल जाए तो FAR 2 को वहीं पे 1-1.5 पढ़ा लूंगा आपको शाम में, सुकून से आप यकम 2 पे बिल्कुल पूरी तसल्ली मेरी के साथ फ्री हो सकते हैं, क्योंकि जब तक तसल्ली नहीं होनी आपको छुट्टी नहीं मिलनी। तो दुआ करें कि हो जाए।
क्वेश्चन नंबर 5, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन परटेन्स टू अल्फा ट्रेडर्स। दरवाजा खोल दें अमजद, बातें बंद कर दें, हो गई बस। अब बस क्लास के बाद डिस्कशन कीजिएगा ये सारे मामलात की, ठीक है जी। क्लास का टाइम 3 घंटे नहीं होगा, हो सकता है 1.5 घंटे हो, 6 दिन नहीं होगी, हो सकता है 2 दिन हो, 3 दिन हो, ये मैं डिसाइड करूंगा। ओके, अब इस पे डिस्कशन बंद, और डिस्कशन बंद, डिस्कशन बंद। ये स्याही फेंक देनी है मैंने, अच्छा तुम भी यार। चुप। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन परटेन्स टू अल्फा ट्रेडर्स, बैलेंसेस एज एट यकम अगस्त 17, लो जी कैश इन हैंड और बैंक ओवरड्राफ्ट आज गिवन है, ठीक है। रिक्वायर्ड है रिकॉर्ड अबव ट्रांजैक्शंस इन द रेलेवेंट बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री इन अ प्रॉपर फॉर्मेट। अंडरलाइन करें प्लीज, रेलेवेंट बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज अंडरलाइन करें। ये सवाल अब होने तो लगा नहीं है, बस थोड़ी सी डिस्कशन कर लूं, ठीक है। ऑटम 17 का ये सवाल है जी। रेलेवेंट बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री, प्राइम एंट्री को अंडर, बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री को अंडरलाइन किया हुआ है। नीचे आप ना वो वाला ट्री बनाएं, इसी जो प्राइम एंट्री को आपने यूं करके अंडरलाइन किया है ना, उसके नीचे वही वाला ट्री बनाएं जिसके ऊपर आपने 6 शाखें लगानी हैं और हर शाख पे एक एक उल्लू बिठाना है। पहला SDB सेल डे बुक, SRDB सेल रिटर्न डे बुक, फिर PDB परचेज डे बुक, फिर PRDB, फिर कैश बुक, फिर जनरल जर्नल, ठीक है जी। अब देखें, कैश बुक को मैंने कहा हुआ है ना कि वो दोनों जगह हो सकती है, तो जब भी कभी बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री मांगे तो अपने वालों सियाने ना बनना कि जी हमने तो नोट लिखा हो, जी हमने उसको मेन लेजर्स में रखा हुआ है, हम उसको प्राइम एंट्री में नहीं रखते, ऐसा ना करना। पहली बात तो ये ज़हन में रखो, बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री मांगे और कैश इन्वॉल्व हो किसी ट्रांजैक्शन में, कैश मतलब कैश आए या कैश जाए, तो फिर आपको कैश बुक भी बनानी है, चाहे वो मेन लेजर्स नहीं भी कह रहा, क्योंकि ये मैंने आपको कहा था दोनों जगह मौजूद हो सकती है। एक बात हो गई, ठीक है। दूसरी बात, कैश बुक मैंने आपको बनानी सिखाई थी 3 कॉलम, ठीक है। कैश बैंक डिस्काउंट, कैश बैंक डिस्काउंट, ये हमारी कैश बुक है, ठीक है। अब ये ऑप्शन होता है ऑर्गेनाइजेशंस के पास, कैश बुक में कैश और बैंक तो लाजमी है, लेकिन डिस्काउंट का कॉलम रखें चाहे ना रखें। सवाल चुप हो तो हमेशा आपने क्या किया करना है, आपने डिस्काउंट का कॉलम यहीं पे रखना है, ये कंफर्टेबल होता है, ठीक है। लेकिन अगर कभी सवाल खुदा न खास्ता खुद से कह दे कि हम डिस्काउंट का कॉलम नहीं रखते कैश बुक में, या कह दे हम 3 कॉलम की बजाय 2 कॉलम कैश बुक बनाते हैं, तो फिर उसका मतलब ये नहीं होगा कि कैश नहीं है बैंक और डिस्काउंट रख लो। उसका मतलब ये है कैश और बैंक है, डिस्काउंट का यहाँ कॉलम ना रखो। अब अगर डिस्काउंट का कॉलम यहाँ नहीं रखोगे तो क्या वो सेल डे बुक में एंट्री करोगे डिस्काउंट की, या सेल रिटर्न डे बुक में करोगे, परचेज डे बुक में करोगे, परचेज रिटर्न में करोगे? कैश बुक में तो वो रखा नहीं डिस्काउंट का कॉलम, तो फिर जनरल जर्नल, यानी कि आपकी वही एंट्री बन जाएगी जो आपने सीखी थी जब डिस्काउंट की डिस्कशन हुआ करती थी, वो एंट्री आपने जर्नल एंट्री की फॉर्म में जनरल जर्नल में कर देनी है, ठीक है। ये कुछ बातें ज़हन में रहेंगी, ठीक है। अच्छा, अब सवाल को मैं सिर्फ पढ़ता हूँ क्योंकि मेरे पास अब इलीगल वाले सिर्फ 5 से 7 मिनट रह गए हैं, ठीक है। लीगल टाइम इज ओवर, पढ़ते हैं। अच्छा, अब ओपनिंग आ गया है, एक तो ये बात जहन में रखना, ओपनिंग जब आ जाएगा, पर्पजफुली देता है वो ओपनिंग। अब ट्रांजैक्शंस के बाद क्लोजिंग भी आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं लिखी होगी, रिक्वायरमेंट के अंदर ऐसी बात नहीं लिखी होगी बोल्ड के साथ, बैलेंसिंग इज नॉट रिक्वायर्ड। आपने और मैंने मिलकर तीसरा और चौथा सवाल अभी तक किया है मर के, ठीक है जी, ऐसे ही है। नहीं, दूसरा भी किया था, ओके। दूसरा पता नहीं किधर गया है। दूसरे की रिक्वायरमेंट कोई अल्लाह का बंदा मुझे पढ़ दे, एक्सट्रैक्ट
परचेज डे बुक, सेल डे बुक, नीचे लिखा हुआ है बैलेंसिंग इज नॉट रिक्वायर्ड, नहीं, अच्छा उसके अंदर बैलेंसिंग थी ही नहीं, सब्सिडरी और कंट्रोल जो थे उनकी शायद बैलेंसिंग नहीं की थी, हमने की ही नहीं थी, ठीक है, रिक्वायर्ड नहीं भी था लेकिन बैलेंस नहीं था, डाटा नहीं था। लेकिन फिर उसके बाद से तो उसने बाकायदा लिखना शुरू कर दिया। हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया, उसके बाद 3 के अंदर किया है भाई, क्या इधर ही किया है, नहीं 3 किया है कल, जिसके अंदर मैंने गुड्स डिस्ट्रॉयड की एंट्री सिर्फ लिखवाई है और कहा है कि इसको जो है सही समझाऊंगा इन्वेंट्री में जाके, इसलिए याद है मुझे। इसके नीचे लिखा हुआ है बैलेंसिंग ऑफ लेजर्स इज नॉट रिक्वायर्ड। फिर हमने जब कैश बुक बनाई भी थी तो हमने कहा था यार बैलेंस तो ओपनिंग है नहीं, कैसे निकालें क्लोजिंग। फिर हमने चौथा सवाल किया था, चौथे सवाल को किया था, चौथे सवाल में क्या लिखा हुआ है, बैलेंसिंग ऑफ कंट्रोल अकाउंट्स इज, उसने नहीं दिए थे ओपनिंग बैलेंसेस तो नहीं निकाल सके थे, ठीक है। लेकिन जिस चीज़ को ओपनिंग अवेलेबल हो जाए, जैसे यहाँ पे कैश और बैंक का ओपनिंग अवेलेबल है, तो डेबिट क्रेडिट कैश वाली एंट्रीज करने के बाद कैश का क्लोजिंग, बैंक का क्लोजिंग, ये भी निकाल के देना है आपने, ठीक है। ओके, अगली बात, ये सारी ज़बानी बातें चल रही हैं। अगली बात, सेल डे बुक, परचेज डे बुक, सेल रिटर्न डे बुक, परचेज रिटर्न डे बुक में कौन सी ट्रांजेक्शन आया करती हैं? क्रेडिट सेल परचेज या सेल रिटर्न परचेज रिटर्न ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, ना ऑफ गुड्स, ट्रेडिंग वाली गुड्स ओनली। फिक्स्ड एसेट को डे बुक्स में नहीं लिखना, वो जनरल जर्नल में जाएगा। बैड डेट को डे बुक्स में नहीं लिखना, वो जनरल जर्नल में जाएगा। डिस्काउंट का कॉलम अगर रखा हुआ है तो कैश बुक में डिस्काउंट, नहीं तो वो भी जनरल जर्नल में जाएगा। डेप्रीसिएशन साल के एंड पे एक एंट्री करोगे डे बुक्स में नहीं, वो भी जनरल जर्नल में जाएगा, ठीक है। तो ये मैप आपके जहन में बना होना बहुत ज़रूरी है इस सवाल, इस टॉपिक के सवाल को आंसर करने के लिए, ठीक है। अब ये ट्रांजैक्शन में पढ़ रहा हूँ आपके लिए। कैश इन हैंड और बैंक ओवरड्राफ्ट, बड़े ही मजे का काम। पहली बात तो कैश इन हैंड ओपनिंग वो नेगेटिव हो नहीं सकता, कितना है इधर देखो 178, नोट डाउन लिखोगे यहाँ पे, बोलो। जबकि बैंक क्या है, आपने क्या ये नहीं पढ़ा हुआ पहले? तो ये सारी चीजें ऐसे ही इकट्ठी होती जाती हैं एंड तक जाते जाते। यहाँ पे कैश को नहीं, यहाँ पे बैंक को नहीं। बैंक कितना है 769, नेगेटिव है। ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट नजर आ रहा है सब बच्चों को? नहीं नजर आ रहा तो अपने दिमाग के अंदर तखय्युल की आंख से देखें, वो वाला बैंक का कैश बुक का लेजर जो आपने बनाया था बीआरएस में, जब ओडी हो गया था तो वो लायबिलिटी साइड पे ओपनिंग आ गया था, वही है ये, ठीक है। ओके, एक तो ये बात इसमें काबिले जिक्र है जी। तो पहले भी कैश के साथ ही लिख रहे थे, अगर ओपनिंग होता तो और कहाँ लिखते, मेरे साथ लिख देते, ठीक है, फिर डिस्काउंट में लिख देते। मतलब खुद सोचो ना, अगर नॉर्मल होता तो ओपनिंग फिगर इधर ही आती ना। ओके भाई, परेशान नहीं होना, इसके साथ मेरी दिल लगी है, ठीक है जी। ना, ये नहीं करना। और मैं लेजर बनाने सिखाए थे तुम्हें, लेजर बनाने सिखाए थे, कहाँ से? वो एक फनकारी लगाई थी, याद होगा। वो फनकारी एक वो फनकारी थी, ठीक है ना, वो किसी किताब में नहीं लिखी हुई ऐसी फनकारी, बस वो एक फनकारी थी, बस छोड़ो उस बात को। हमने अकाउंटिंग क्वेश्चन से ही लकीर खींची थी और वहीं से ही फिर काम चलता गया। पहले दिन मैंने नेगेटिव लिखा था और फिर कहा था ओहो इस फॉर्मेट में हमें नेगेटिव लिखने की इजाज़त नहीं है, और फिर हमने वो डेबिट क्रेडिट को, वो प्लस माइनस को, लेफ्ट राइट को सीखा था और फिर डेबिट क्रेडिट बोला था, इसकी इजाज़त नहीं है। हाँ, वो FAR 2 में जाके कंसोलिडेशन में एक जगह पे थोड़ी सी इजाज़त है, वो उसका मकसद कोई और होता है, वो वहीं पे उस्ताद आपको बता लेंगे। हम लेजर के अंदर नेगेटिव बैलेंस शो नहीं करेंगे, ठीक है। नेगेटिव है तो दूसरी तरफ लेके जाओ। ओके, ट्रांजेक्शन 1, ऑफिस फर्नीचर वॉज परचेज्ड फ्रॉम खरगोश फॉर कैश एंड ऑन क्रेडिट फॉर 38 एंड 129 रिस्पेक्टिवली। हाँ जी, क्या एंट्री करोगे? ऑफिस फर्नीचर डेबिट, कैश क्रेडिट, पेबल क्रेडिट, डे बुक्स की एंट्री नहीं है, जनरल जर्नल की एंट्री है, ठीक है। और कैश वाली कैश में लिख लेना, ठीक है। गुड्स परचेज फ्रॉम बीना एंड कंपनी फॉर 85, फॉर कैश लिखा। मैं भी कहने लगा था भाई कैश नहीं लिखा हुआ मतलब अज्यूम कर लो क्रेडिट, क्योंकि आपको एक बात बताई हुई है, सवाल चुप हो तो सेल्स परचेज, सेल टर्न परचेज टर्न हम क्या अज्यूम करते होते हैं?
क्रेडिट, लेकिन उसने लिखा हुआ कैश। जी कैश सेल्स डे बुक में आ जाएंगी? कभी नहीं, यही तो भूलना नहीं है, ये कैश बुक में जाएंगी, ठीक है। ओके, गुड्स परचेज, दिल तो मेरा है मंडे को ये सवाल शायद मैं, लेकिन हो सकता है इससे भी अच्छा सवाल टेस्ट में आ जाए और वही हम कर लें तो ये भी कवर हो जाए, ठीक है। इसी जैसे सवाल के अंदर को और तड़का छड़का लगा के थोड़ा सा स्पाइसी करके, ये नॉर्मल सवाल स्पाइसी करके हैं, तो ये लिखा हुआ है ना मैंने, ये लिखा हुआ है ना मैंने, ये आपने तसल्ली से करना है, इसलिए डिस्कस कर रहा हूं, कोई मसला तो नहीं है, देख लूंगा तो जल्दी। गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट इन बल्क नेट ऑफ 5% डिस्काउंट फ्रॉम मून एंड कंपनी एंड ईशान ट्रेडर्स 475 313 रिस्पेक्टिवली। हाँ जी, परचेज डे बुक की एंट्री है, 5% नेट कर चुका है, तो हमने कुछ नहीं करना, हमने ट्रेड डिस्काउंट को IGNORE करना होता है। ओके, नेक्स्ट है गुड्स सोल्ड ऑन उधार फॉर 236 198 टू AZ स्टोर अपोलो सेंटर, ये क्या है बोलो? गुड्स कॉस्टिंग इतने वर रिटर्न टू मून एंड कंपनी, बोलो सेल रिटर्न डे बुक। कैश सेल्स टू दानिश एंड कंपनी, दानिश एंड सन्स, बोलो कैश बुक डे बुक च ना लिख देना, की हो गया एवं ना शोर शोर गलत गल्ला बोली जाना। ओके, हाँ बीच बीच में कोई गलत बातें ही बोल रहे हैं बच्चे, वो कही जा रहे हैं डे बुक और बच्चे साथ वाले कह रहे हो नहीं हो चुप करो, बीच में छुपी हुई है उनकी बात भी। नेक्स्ट, चेक्स अमाउंटिंग टू इतने एंड इतने वर रिसीव्ड, ये नेट ऑफ डिस्काउंट को ध्यान से देखना, ये चेक्स मिले हैं नेट ऑफ डिस्काउंट, ये सेटलमेंट डिस्काउंट है, इसका ध्यान कर लेना। ओके, और लास्ट है, इट वाज एग्रीड विद कोलंबस ट्रेडर्स टू एडजस्ट 200 पेबल टू 80 अगेंस्ट रिसीवेबल फ्रॉम 80, ये क्या है? कॉन्ट्रा कॉन्ट्रा कॉन्ट्रा। कॉन्ट्रा एंट्री सेल डे बुक में आएगी, परचेज डे बुक में आएगी, जनरल जर्नल में आएगी। ओके, और पेमेंट ऑफ 225 नेट ऑफ, अगेन दिस इज कैश डिस्काउंट। आप ये सवाल इंशाल्लाह कर लेंगे, कैश बुक समेत बनाइएगा, और विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर कमिंग असेसमेंट। होप टू सी यू पास, होप टू सी ऑल ऑफ यू पास। अंग्रेजी जरा फंस गई थी मेरी, माजरत, ठीक है जी। सवाल सवाल बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री का सवाल, भाई आप रिकॉर्डिंग बंद कर दो यार, बस हो गया।